जब यह आदमी होश में आता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वह कहाँ है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है वह एक स्लेव अरीना के बीच में है। उसका ओपोनेंट एक भारी भरकम पागल आदमी है जिसका नाम बुच्चर है, और पूरा अरीना इस खून के प्यासे ग्लेडिएटर के लिए पागल हो रहा है। बिना एक पल गंवाए बुच्चर अपने विशाल हैमर के साथ हमारे आदमी के ऊपर छा जाता है और पूरी ताकत से वार करता है। पूरा अरीना जोश में चिल्लाता है, यकीन करते हुए कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब धूल बैठती है बुच्चर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। हमारा एमसी उसके हैमर के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल सुरक्षित, और वह पहले ही अपनी तलवार में मैजिक भर चुका है। इससे पहले कि बुच्चर कुछ समझ पाए वह बिजली की गति से आगे बढ़ता है और एक ही वार में सब खत्म कर देता है। बुच्चर का निर्जीव शरीर उसके पीछे गिर जाता है। अब पूरा अरीना हमारे आदमी का नाम चिल्ला रहा है, सिवाय उन अमीर दर्शकों के जिन्होंने उसकी हार पर अपनी दौलत लगा दी थी। तो आखिर यह आदमी है कौन, और इतना कुशल सोर्ड्समैन एक स्लेव अरीना में कैसे पहुंच गया? जब निर्दयी डीमंस इंसानों को एल सिटी में उनके आखिरी स्ट्रॉन्गहोल्ड तक घेर लेते हैं, वे एक एक करके सबका सफाया कर देते हैं। कॉलिन हॉल आखिरी जीवित इंसान के रूप में खड़ा है, और वह भी अपनी सारी हदों तक धकेला जा चुका है। उन सब चीजों के बाद जो उसने झेली हैं, उसने इन डीमंस के खिलाफ इस दुनिया के सबसे ताकतवर सोर्ड्समैन के रूप में लड़ाई लड़ी है। फिर भी अब उसकी यह ताकत हालात को बदलने के लिए काफी नहीं रही। उसके सामने खड़ा डीमन उसका मजाक उड़ाता है कि वह अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह अकेला बचा है। उसी समय वह अपने ही विकृत तरीके से उसके प्रयासों को मानता भी है और उसे यह आजादी देने का फैसला करता है कि वह खुद चुने कि वह कैसे मरना चाहता है। जब यह थका हुआ इंसान अपनी सारी कोशिशों को बिखरते हुए देखता है, उसका मन पीछे चला जाता है उस समय की ओर जब यह पूरा नाइटमेयर शुरू हुआ था। 1 साल हो चुका है जब डीमंस बिना किसी चेतावनी के अचानक इस दुनिया में आ गए थे। चूंकि इंसान उनसे कमजोर थे, डीमंस ने बिना किसी मुश्किल के एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर लिया और राजधानी तक पहुंच गए। सैनिकों ने जितना हो सकता था उतना विरोध किया, लेकिन ये मैजिक के बिना आम लोग उन मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाए जो खुलकर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। इस दुनिया में मैजिक मौजूद है, लेकिन असली समस्या हमेशा यह रही कि यह केवल नोबिलिटी के लिए रिजर्व्ड है। ये नोबल्स हमेशा खुद को मानवता को बचाने वाले हीरोज समझते हैं। फिर भी उनकी कमजोर और अधूरी ट्रेनिंग वाली मैजिक निचले स्तर के डीमंस के सामने भी टिक नहीं पाई। कॉलिन को वह फॉरबिडन मैजिक बुक याद आता है जो उसे मिला था, एक ऐसी किताब जिसने किसी को भी उसके स्टेटस की परवाह किए बिना मैजिक इस्तेमाल करने की ताकत दी। हालांकि उसे अफसोस है कि यह उसके हाथ बहुत देर से लगी, यह जानते हुए कि अगर यह उसे पहले मिल जाती तो सब कुछ पूरी तरह अलग हो सकता था। जैसे ही कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है, डीमन एक बार फिर उससे पूछता है कि उसने तय किया है या नहीं कि वह कैसे मरना चाहता है। वह कैजुअली सुझाव देता है, जैसे उसके हाथ पैर काट देना या उसे जिंदा जला देना, जब तक कुछ भी बाकी न बचे। लेकिन कॉलिन इस निराशाजनक स्थिति में भी झुकने से इनकार करता है और सीधे डीमन से चुप रहने को कहता है। फिर वह आखिरी कोशिश के रूप में डीमन की ओर दौड़ता है, लेकिन डीमन आसानी से उसके हमले को रोक देता है जैसे वह कुछ भी नहीं हो। कॉलिन तुरंत संतुलन वापस पाता है और अपना निशाना डीमन के सीने की ओर करता है, दिल को सटीकता से निशाना बनाते हुए। हालांकि डीमन समय रहते पीछे हट जाता है और उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि साधारण सोर्ड्समैनशिप उसके खिलाफ कोई मौका नहीं रखता। लेकिन जैसे ही डीमन अपने तानों को जारी रखने वाला होता है, वह अचानक महसूस करता है कि कॉलिन किसी तरह उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो गया है। कॉलिन मानता है कि साधारण सोर्ड्समैनशिप इस तरह की लड़ाई में बेकार होगी। यह साफ हो जाता है कि उसकी तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि एक फॉरबिडन वेपन है जो अपनी ताकत की कीमत के रूप में इस्तेमाल करने वाले की लाइफ फोर्स को खा जाता है। यह बताने के बाद वह लड़का एक बार फिर डीमन पर झपटता है और सीधे कॉम्बैट में कूद पड़ता है। वह उस मॉन्स्टर के साथ बराबरी से लड़ने में कामयाब होता है, वारों का आदान प्रदान करते हुए बिना पीछे हटे टकराव जारी रखता है। लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक वह आखिरकार वह मौका नहीं देख लेता जिसका वह इंतजार कर रहा था, और एक तेज वार में वह डीमन का हाथ काट देता है। वह पल तुरंत उस मॉन्स्टर को गुस्से से भर देता है। गुस्से में भरा डीमन उस फॉरबिडन ब्लेड का मजाक उड़ाता है और बिना झिझक उसे नंगे हाथों से पकड़ लेता है। वह लड़के से कहता है कि अगर उसने इस टेक्निक को पहले सरप्राइज अटैक के रूप में इस्तेमाल किया होता तो शायद चीजें अलग हो सकती थीं। फिर उसे बदकिस्मत कहता है कि उसने अपना एकमात्र मौका बर्बाद कर दिया और तलवार को पूरी तरह कुचल देता है। उसे संभलने का कोई मौका दिए बिना डीमन तुरंत एक फायर स्पेल से उस सोर्ड्समैन को उड़ा देता है। कॉलिन जमीन पर जोर से गिरता है और दर्द में दांत भींच लेता है, यह महसूस करते हुए कि यह भी उस डीमन को हराने के लिए काफी नहीं था। डीमन तुरंत फिर से दूरी खत्म करता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे आसानी से हवा में उठा लेता है।
वह इस हारे हुए का मजाक उड़ाता है कि उसने केवल एक हाथ काटा, जबकि बदले में उसने अपना सब कुछ खो दिया। मौत के किनारे पर खड़ा कॉलिन अपने साथियों से अपना वादा निभाने में असफल होने के लिए माफी मांगता है। तभी डीमन उसे फिर से मारता है और उसका शरीर खून से भीग जाता है। टपकता हुआ खून उस फॉरबिडन बुक में समा जाता है और उसके अंदर कुछ आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है। एमसी खुद को एक बार फिर जिंदा पाता है और हैरानी में चारों ओर देखता है, यह पूछते हुए कि वह कहाँ है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत उसकी ओर मुड़कर देखता है कि वह क्या है। वहां वह फॉरबिडन मैजिक बुक को सीधे उससे बात करते हुए पाता है। वह एमसी से कहती है कि उसके खून ने उसे जागृत कर दिया है और एक एहसान के तौर पर वह उसे रिग्रेशन के जरिए वापस भेजेगी और उसे सब कुछ फिर से करने का मौका देगी। रिग्रेशन के बारे में सुनते ही एमसी अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि ये वही चीज थी जो वह हमेशा दिल से चाहता था। वह इसे जिंदगी का सबसे बड़ा मौका कहता है और बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। बुक इससे खुश लगती है और एमसी से कहती है कि वह उसके साथ रहेगी और उसे मैजिक की कला में महारत हासिल करने में मदद करेगी, ताकि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और डीमंस को वहीं वापस भेज सके जहां से वे आए थे। उसी पल अनगिनत पन्ने किताब से बाहर निकलते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जबकि एक रहस्यमयी आकृति उसके सामने प्रकट होती है। फिर बुक खुद को बंद कर लेती है और वह अनजान आकृति उसे अपने हाथ में पकड़े हुए दिखाई देती है। जैसे ही रिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, दृश्य एक अरीना में बदल जाता है, जहां भीड़ जोर जोर से बचर नाम के किसी व्यक्ति के लिए चिल्ला रही है। एमसी चारों ओर देखता है, साफ तौर पर उलझन में कि वह तलवार और ढाल क्यों पकड़े हुए है। जैसे ही वह समझने की कोशिश करता है कि वह एक स्लेव अरीना में क्या कर रहा है, उसे अचानक एहसास होता है कि वह सच में अतीत में वापस आ गया है। भीड़ की गर्जना से साफ हो जाता है कि हमारे एमसी ने अभी अभी मशहूर बचर का हमला झेला है और किसी तरह बच गया है। इस स्लेव अरीना का मालिक विकाउंट थ्रेस अपनी मूंछों को घुमाते हुए इन कॉमनर्स को नीचे देखता है, उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे के साधन के रूप में मानता है। उसके लिए इन लोगों का मकसद सिर्फ अमीरों का मनोरंजन करना है और वह उन्हें ऐसे मोहरों की तरह देखता है जिनकी कोई असली कीमत नहीं है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, भीड़ लगातार बच्चर के लिए चीयर करती रहती है, जबकि विकाउंट उत्साह से देख रहा होता है। उसे पूरा यकीन है कि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा है और कॉलिन सिर्फ इस शो के लिए एक आसान चारा था। लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा कुचले जाने के बजाय हमारा एमसी साफ सुथरे तरीके से हमले से बच जाता है और बड़े आदमी के हथियार पर एक पैर मजबूती से रखकर खड़ा हो जाता है। इस समय के आसपास कॉलिन के पास एक स्लेव ग्लेडिएटर के रूप में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे बिना किसी रास्ते के अरीना में धकेल दिया गया था। लेकिन अब कुछ अलग महसूस होता है और लड़का समझता है कि वह वास्तव में मैजिक का उपयोग कर सकता है। वह सोचने लगता है कि क्या मैजिक बुक उसके शरीर के साथ मर्ज हो गई है, और इस सोच के साथ वह पलट कर वॉर करता है, अपने भाग्य को बदलने की दिशा में पहला असली कदम उठाते हुए। केवल कुछ साफ और सरल मूव्स के साथ कॉलिन आगे बढ़ता है और एक ही निर्णायक वार में बुच्चर के विशाल शरीर से उसका सिर अलग कर देता है। वह अपने मन में ठान लेता है कि वह बुक के मैजिक में महारत हासिल करेगा, यह जानते हुए कि इस बार वह इंसानों को डीमंस द्वारा मिटाए जाने से बचाना चाहता है। जैसे ही वह उन लोगों की ओर देखता है जिन्होंने यह पूरा स्लेव फाइट आयोजित किया था, वह जल्दी ही समझ जाता है कि अपनी वर्तमान स्थिति में भविष्य बदलने के बारे में सोचना भी मजाक जैसा लगता है। ये समझते हुए वह कदम दर कदम आगे बढ़ने का फैसला करता है और सबसे पहला काम जो उसे करना है वह है हॉल फैमिली में प्रवेश करना, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिछले जीवन में किया था, और एक बार फिर कॉलिन हॉल बनना। हमारा एमसी फिर याद करता है कि अपने पिछले जीवन में उसे धमकाया गया था और इस लड़ाई को जानबूझकर हारने के लिए मजबूर किया गया था। असल में कॉमनर्स ने उस पर दांव लगाया था, ये मानते हुए कि वह नोबल्स के चैंपियन बुचर को हरा सकता है। लेकिन विकाउंट थ्रेस ने कॉलिन को सिर्फ एक बलि के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, ताकि ऊपर बैठे नोबल्स का मनोरंजन किया जा सके। आरएमसी दूसरी ओर इस पल को एक मौके के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है, ताकि लाइन टेरिटोरी के लॉर्ड मार्की डैरियस हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच सके और परिवार में अपनी जगह बहुत तेजी से पक्की कर सके। इसे ध्यान में रखते हुए वह खुलेआम मैनेजमेंट का मजाक उड़ाता है और उन्हें बेकार कहते हुए अगला ओपोनेंट भेजने की चुनौती देता है। इस बीच विकाउंट थ्रेस को बुचर की हार के बाद नोबल्स द्वारा बुरी तरह डांटा जा रहा है, क्योंकि उसने ही उन्हें अब मर चुके फाइटर पर बड़े दांव लगाने के लिए राजी किया था। विकाउंट अपनी कंपोजर बनाए रखने के लिए जूझ रहा है और हालात को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है जैसे सब कुछ अभी भी उसके प्लान के अनुसार चल रहा हो, ताकि गुस्से से भरे नोबल्स को शांत कर सके।
दूसरी ओर मार्क्विडारियस कॉलिन में साफ दिलचस्पी दिखाता है और अपने बटलर कॉर्नेल से फाइनल स्ट्राइक पर उसकी राय पूछता है। कॉर्नेल मानता है कि वह स्लैश बेहद पावरफुल था और उसके अनुभव के अनुसार वह साफ तौर पर एक इंपीरियल सोल्जर के एक्सपेक्टेड लेवल से ऊपर था। मार्की इस बात से खास तौर पर इंट्रीग्ड दिखता है कि उस लड़के में बिना हिचकिचाए विकाउंट के ऑर्डर्स का विरोध करने की हिम्मत थी। वापस वीआईसी काउंट के पास वह अभी भी गुस्साए नोबल्स को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है और उन्हें यह समझाने की कोशिश करता रहता है कि अगले राउंड में लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। हालांकि उसकी कमजोर बातें और जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है जब कॉलिन अगले ओपोनेंट को तभी गिरा देता है जब वह आदमी ठीक से अरीना में कदम भी नहीं रख पाता। नोबल्स को जब एहसास होता है कि उन्हें गुमराह किया गया है तो वे गुस्से से फट पड़ते हैं और विकाउंट, जो अब डेस्परेट हो चुका है, सभी ग्लैडिएटर्स को एक साथ उस लड़के के खिलाफ जंगली जानवरों की तरह छोड़ने का आदेश देता है। कॉर्नेल और मार्क्यूरियस दोनों बढ़ती दिलचस्पी के साथ यह सब देखते हैं, साफ तौर पर यह जानने के लिए उत्सुक कि लड़का इस स्थिति को कैसे संभालेगा। जैसे ही 6 से ज्यादा ग्लैडिएटर्स उसकी ओर दौड़ते हैं, कॉलिन को याद आता है कि मार्की ने कभी एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां कोई भी फ्रीली मैजिक का उपयोग कर सके। अपनी पिछली जिंदगी में वह उस विजन को पूरा करने में असफल रहा था जो उसे सौंपा गया था, लेकिन इस बार वह खुद से पक्का वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो वह इसे हकीकत बनाकर रहेगा। लड़का समझता है कि सिर्फ कुछ ग्लैडिएटर्स को हराना उसे मार्की फैमिली में जगह दिलाने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए वह उन्हें जोर से पुकारता है और कहता है कि सभी एक साथ उस पर हमला करें। ग्लैडिएटर्स तुरंत हर दिशा से उसकी ओर बढ़ते हैं, उसे पूरी तरह घेरने की कोशिश करते हुए, लेकिन कॉलिन हर एक अटैक को सटीक मूवमेंट से अवॉइड करता है और फिर हवा में छलांग लगाता है, अपने ब्लेड को काउंटर के लिए तैयार करते हुए। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, वह तुरंत अपने 3 ओपोनेंट्स को एक ही साफ मोशन में उनके गले काटकर खत्म कर देता है। फिर उनके ही वेपन्स का इस्तेमाल बाकी के खिलाफ करता है और अपनी रफ्तार धीमी किए बिना 2 और को गिरा देता है। इसके बाद वह आखिरी खड़े ग्लैडिएटर पर ध्यान केंद्रित करता है और स्मूथली अपना ब्लेड आगे फेंकता है। तलवार सीधे उस आदमी को भेदती हुई भीड़ की ओर उड़ती चली जाती है। विकाउंट के बालों के किनारे को छूते हुए उसके ठीक पीछे दीवार में धंस जाती है। थ्रेस मुश्किल से इस वार से बचता है और ठंडे पसीने में डूब जाता है। ह्यूमिलिएशन उसके चेहरे पर साफ झलकता है और उसका एक्सप्रेशन गुस्से से मरोड़ खा जाता है। वह चुपचाप कसम खाता है कि जो अभी हुआ है उसकी कीमत वह लड़के से जरूर वसूल करेगा। यह पूरा दृश्य देखकर मार्की खुलेआम विकाउंट का मजाक उड़ाता है कि वह अपने ही सेटअप में मात खा गया। बाकी नोबल्स तुरंत विकाउंट का पक्ष लेते हैं और डैरियस हॉल से बहस करते हैं, यह कहते हुए कि ऐसे लोली स्लेव्स को कभी भी आजादी से एक्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनमें से कुछ तो कॉलिन्स की एग्जीक्यूशन तक की मांग करने लगते हैं, जिससे मार्की का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है जब वह उन्हें निचले वर्ग को अभी भी कम आंकने के लिए सख्ती से डांटता है। ये रिएक्शन विकाउंट को और भड़का देता है और वह खुलेआम मार्की को चैलेंज करता है, उसके आइडियल्स को गलत बताते हुए। वह उसे याद दिलाता है कि मैजिक इंसानों को 1000 साल पहले गॉड द्वारा दिया गया था और उसी घटना ने वह हायरार्की स्थापित की थी जिसमें नोबल्स को गॉड के चुने हुए प्रतिनिधि माना गया। फिर वह अपना स्टाफ उठाता है, अपनी मैजिक को मार्की की ओर निर्देशित करता है और सवाल करता है कि क्या वह सच में उस व्यवस्था के खिलाफ जाना चाहता है। यह सुनकर कॉलिन्स आगे बढ़ता है और इस हीटेड डिबेट को और भी ज्यादा तीव्र बना देता है। वह शांतिपूर्वक पलक झपकाता है और नोबल्स के बीच ऐसे बैठ जाता है जैसे वह वहीं का हो, जिससे तुरंत भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और डिवाइन गार्ड्स को बुलाने की मांग करते हैं, कॉलिन सीधे थ्रेस को चैलेंज करता है और अपनी सोर्ड उसकी ओर तान कर उससे पूछता है कि क्या वह सच में खुद को गॉड का कोई एजेंट मानता है। चैलेंज स्वीकार कर लिया जाता है और दोनों साइड्स अरीना में उतरते हैं। सभी नोबल्स को पूरा भरोसा होता है कि विकाउंट आसानी से उसके सामने खड़े इस तथाकथित इंसेक्ट को कुचल देगा। वे संतुष्ट मुस्कान के साथ ये सब देखते हैं, जबकि डैरियस स्पष्ट रूप से थोड़ा टेंस दिखाई देता है। विकाउंट थ्रेस पहला मूव करता है। अपनी ट्रैश टॉक जारी रखते हुए वह विंड मैजिक स्पेल कास्ट करता है। उसी पल जैसे ही स्पेल बनना शुरू होता है, कॉलिन अपने दिमाग के अंदर मैजिक बुक की आवाज सुनता है और उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट होता है जिसमें थ्रेस के स्टैट्स दिखते हैं। जो वह देखता है उसके अनुसार विकाउंट असल में सिर्फ एक बिगिनर लेवल मेज है जिसके पास असली ताकत से ज्यादा अहंकार है। थ्रेस अपनी टेक्निक छोड़ता है, विंड एज, एक ऐसा स्पेल जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटने के लिए बना है।
नोबल्स हंसने लगते हैं और दांव लगाने लगते हैं कि कॉलिन का शरीर कितने टुकड़ों में बंटेगा। कोई 7 कहता है, कोई 8। विक्काउंट गर्व से मार्की से कहता है कि वह ध्यान से देखे और नोबल और स्लेव के बीच का फर्क समझे, लेकिन कॉलिन शांत रहता है। उसका शरीर मैजिक रेजिस्टेंस के कारण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। विक्काउंट के लिए दुर्भाग्य से उसके पावरफुल विंड स्लैशेस सिर्फ कॉलिन की शर्ट को ही नष्ट कर पाते हैं। अटैक बेअसर गुजर जाता है और कॉलिन सीधे उसके बीच से चलते हुए थ्रेस के करीब पहुंच जाता है, जिससे स्पेक्टेटर्स पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। विकाउंट जल्दी से अपनी ब्लेड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह अनशीथ कर पाए उससे पहले ही कॉलिन वॉर करता है और उसे उसके हाथ से छीनकर दूर उड़ा देता है। फिर वह अपनी सोर्ड नोबल के गले पर रख देता है और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। उसी क्षण मैजिक सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और एमसी को बताता है कि एक नए प्रकार का मैजिक डिटेक्ट हुआ है। शैडो हैंड्स जमीन से निकलते हैं और लड़के को कसकर जकड़ लेते हैं, उसे वहीं बांध देते हैं। यह मैजिक डिवाइन गार्ड्स द्वारा कास्ट किया गया है, जो इस रिपोर्ट के बाद पहुंचे हैं कि एक स्लेव ने नोबिलिटी का अपमान किया है। उनकी मौजूदगी ही ओवरवेलमिंग है और वे तुरंत घोषणा करते हैं कि वे सस्पेक्ट को पकड़ने आए हैं। डिवाइन गार्ड्स को देखकर कॉलिन समझ जाता है कि वह बड़ी मुसीबत में है। ये गार्ड्स मैजिक टावर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जो ब्लड लाइन सुप्रीमेसी लागू करने और नोबल्स के प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए जानी जाती है। एमसी समझता है कि ये गार्ड्स खुद इलीट नोबल्स हैं और उनकी ताकत साधारण रॉयल्टी से कहीं ज्यादा है। वह बाइंडिंग मैजिक को जल्दी से समझ लेता है और जानता है कि वह इसे आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए तुरंत कुछ नहीं करता और ऐसा दिखाता है जैसे वह इससे निकल नहीं सकता। उसी समय वह एक बड़ा दांव खेलता है और जोर से घोषणा करता है कि वह मार्की डैरियस हॉल का बेटा है और उन्हें तुरंत मैजिक हटाने का आदेश देता है। ये सुनकर डिवाइन गार्ड्स और विक्काउंट दोनों उलझन में पड़ जाते हैं। आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं कि उन्होंने कभी मार्की का कोई और बेटा नहीं सुना, लेकिन कॉलिन ध्यान केंद्रित रखता है, उम्मीद करता है कि उसका दांव काम करेगा। वह जानता है कि डिवाइन गार्ड्स आमतौर पर असली नोबिलिटी पर हाथ नहीं उठाते और वह इसी नियम पर सब कुछ दांव पर लगा रहा है। थ्रेस को यह अस्वीकार्य लगता है कि कोई नोबिलिटी के नाम को इस तरह गंदा करे और अपनी जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करे। सजा के रूप में वह तुरंत अपनी सोर्ड से न्याय देने का फैसला करता है। तभी अचानक एक शक्तिशाली आवाज पूरे अरीना में गूंजती है। यह लॉर्ड डैरियस की आवाज होती है, जिसकी मौजूदगी मात्र से सभी वहीं जम जाते हैं। विक्काउंट विनम्रता से कहता है कि वह सिर्फ एक पापी के दयनीय अस्तित्व का अंत कर रहा था। अचानक मार्की कॉलिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि यह घृणित है कि एक साधारण स्लेव उसके नोबल फैमिली नेम को कलंकित करे। डिवाइन गार्ड्स भी इस घटना से चौंक जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगा था कि वह मदद करने आया है। थ्रेस खुद को मूर्ख महसूस करता है, समझ नहीं पाता कि उसके सामने क्या हो रहा है। मार्की फिर हमारे लड़के को एक टाइट चोकहोल्ड में पकड़ लेता है और कहता है कि मर्चेंट गिल्ड में कड़ी मेहनत शायद इसे होश में ला देगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है, जबकि मार्की के मोटे ग्लव्स वाले हाथ उसकी गर्दन को कसते हैं। मार्किस डैरियस गुस्से में है कि उसने पहले थ्रेस का अपमान किया और फिर नोबल पर सोर्ड उठाने की हिम्मत की, लेकिन कॉलिन पूरे समय शांत रहता है। सब कुछ ठीक उसी तरह चल रहा है जैसा उसने प्लान किया था। उस प्रदर्शन को देने के बाद मार्किस औपचारिक रूप से विक्काउंट थ्रेस से अपने बेटे के अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगता है। थ्रेस का सिकुड़ा हुआ दिमाग यह समझने के लिए जूझता है कि आखिर वे कब से पिता और पुत्र बन गए। कॉलिन शर्माते हुए टिप्पणी करता है कि उसे दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विक्काउंट ने पहले उसके पिता का अपमान किया था। डैडी डैरियस तुरंत अपने बेटे को चुप रहने का आदेश देता है। फिर वह डिवाइन गार्ड से वादा करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने लड़के को अनुशासन सिखाएगा। वह उन्हें विदा कर देता है, यह स्पष्ट करते हुए कि अब उनकी मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विक्काउंट पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता। वह किसी मार्किस को भी इतनी साफ चाल से उसका नंबर 1 स्लेव छीनने नहीं देना चाहता। खून से भरी आंखों और साफ हत्या के इरादे के साथ वह घोषणा करता है कि कॉलिन को अभी उसके अपने हाथों से खत्म किया जाएगा। वह अपनी तलवार सीधे टेरिटरी के लॉर्ड की ओर तान देता है ताकि यह साबित कर सके कि वह पूरी तरह गंभीर है। हमारा लड़का हंस पड़ता है जब वह देखता है कि मूर्ख ने खुद को चेकमेट कर लिया है। थ्रेस ने खुद लाइन टेरिटोरी के लॉर्ड के खिलाफ हथियार उठा लिया है। इस तर्क से उसने खुले तौर पर लॉर्ड और पूरे डिवाइन गार्ड के फैसले की अवहेलना की है। कॉलिन उस हड्डियों के ढांचे को बता देता है कि उसने अपने पूरे दर्शकों के सामने हाई ट्रीजन कर दिया है। उसके तीखे शब्द थ्रेस की जुबान को रोक देते हैं, जिससे बूढ़ा आदमी अरीना के बीच में निरुत्तर खड़ा रह जाता है। अपनी भीड़ के सामने टूट चुका नोबल डर से कांपता है। वह आरोप से इनकार करता है, लेकिन डिवाइन गार्ड कैप्टन अपना फैसला कर चुका है। कैप्टन निष्कर्ष निकालता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी और कॉलिन की बेड़ियां खोलने का आदेश देता है। वह यहाँ तक कि दृश्य बनाने के लिए औपचारिक माफी भी मांगता है।
फिर वह थ्रेस की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि वह व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट मैजिक टावर को भेजेगा। थ्रेस भय से अपने घुटनों पर गिर पड़ता है कि आगे उसका क्या होगा। अब उसका भाग्य काउंसिल तय करेगा। हमारा हीरो आखिरकार राहत की धीमी सांस लेता है। इस बीच डिवाइन गार्ड का कैप्टन कोई मूर्ख नहीं है। वह चुपचाप अपने आदमियों से कहता है कि यह कॉलिन एक संदिग्ध व्यक्ति है और उन्हें उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच करनी होगी। एक मासूम सबॉर्डिनेट पूछता है कि वे लॉर्ड डैरियस के बेटे की जांच क्यों करेंगे। कैप्टन दृढ़ता से जवाब देता है कि लीन टेरिटोरी के मार्किस के बेटे को कोई न पहचाने, यह असंभव है। स्पष्ट रूप से इस नकली दावे से चिढ़ा हुआ वह यह साबित करने के लिए दृढ़ है कि लड़का मार्की का बेटा नहीं है। दूसरी ओर उसके सबॉर्डिनेट को यह अजीब लगता है कि कॉलिन ने दबाव में भी हार नहीं मानी, यहाँ तक कि जब वह बंधा हुआ था। उन्हें शक है कि उसका मार्की के साथ कोई खास संबंध है जो उसे बचाने इतनी जल्दी पहुंच गया। हालांकि कैप्टन अभी हर विवरण समझा नहीं सकता, वह अपने आदमियों को संदिग्ध पर कड़ी नजर रखने का आदेश देता है। फिर दृश्य एक हरे भरे जंगल से गुजरती एक कैरेज की ओर बदलता है। अंदर मार्की उस शानदार प्रदर्शन पर दिल खोलकर हंसता है जो कॉलिन ने उस समय दिया था। थोड़ी चुप्पी के बाद कॉलिन उसकी जान बचाने के लिए मार्की के प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करता है। ड्यूअल के तुरंत बाद लॉर्ड ने अपने बटलर कॉर्नेल को भेजा था ताकि वह कॉलिन को तुरंत खरीद ले, इससे पहले कि कोई और हस्तक्षेप कर सके। मार्किस फिर उसकी क्षमताओं में सच्ची रुचि दिखाता है, यह पूछते हुए कि क्या उसे फ्रंट लाइंस पर लड़ने का अनुभव है। उसकी तेज नजरें पहले ही आंक चुकी थीं कि कॉलिन की हरकतें बिल्कुल सामान्य नहीं थीं। उसके एक्शंस की स्मूथ प्रिसिजन यह संकेत देती थी कि या तो उसके पास वर्षों का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है या किसी कुशल वॉरियर के तहत ट्रेनिंग मिली है। हमारा हीरो अपनी नजरें झुका लेता है और पुरानी यादों में खो जाता है। वह बताता है कि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसका अपना गांव उसे बहुत कम उम्र में स्लेवरी में बेच देता है। कई साल बाद एक दयालु नोबल ने उसे खरीदा और उसे बेसिक मैजिक सिखाया। उसी आदमी ने उसे असली कॉम्बैट में जीवित रहना भी सिखाया। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं झलकती हैं जब वह कहता है कि वह नोबल जेंटलमैन उसके लिए किसी पिता से कम नहीं था। नोबल की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति ने अपना वह सपना उसे सौंप दिया जिसे वह खुद कभी पूरा नहीं कर पाया था। कॉलिन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं जब वह घोषणा करता है कि वह उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े करेगा। वह इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। उसका अडिग संकल्प लॉर्ड डेरियस को पूरी तरह चौंका देता है क्योंकि उसे इतने शक्तिशाली और सच्चे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मार्की को और भी ज्यादा दिलचस्प यह लगता है कि कॉलिन ने विक काउंट के विंड एज को केवल अपने बेसिक मैजिक नॉलेज के सहारे सरवाइव कर लिया। एक ग्लैडिएटर के रूप में वर्षों तक जीवित रहने से बना उसका अटूट जज्बा डैरियस को गहराई से प्रभावित करता है। उसी पल वह हमारे हीरो को अपने रैंक्स में उस एक व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो उसके लाइफ लॉन्ग मिशन के योग्य है। उस विचार का भार उसे इतना प्रभावित करता है कि वह कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। आखिरकार कॉर्नेल उसे इस सोच से बाहर निकालता है, ये बताते हुए कि वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। मार्की डैरियस का मैंशन एक अद्भुत दृश्य है। यह विशाल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस एक ऐसे गार्डन के बीच गर्व से खड़ा है जिसे केवल सबसे अमीर नोबल्स ही ओन कर सकते हैं। जैसे ही वह कैरेज से बाहर निकलता है, लॉर्ड शांत स्वर में कॉलिन को बताता है कि अब वह एक फ्री मैन है। हालांकि वह अब किसी का नहीं है, लेकिन यह आजादी उसे जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। वे एक क्रूर दुनिया में रहते हैं जहां केवल मजबूत लोग ही टिकते हैं और हर आदमी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। मुड़कर डैरियस सीधे शब्दों में कहता है कि वह अब उसे बेबी सिट नहीं करेगा। अब से यह कॉलिन पर निर्भर है कि वह साबित करे कि वह डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से भरी इस कठोर जिंदगी में सरवाइव कर सकता है या नहीं। हमारा लड़का शांत और स्थिर रहता है, आने वाली किसी भी चुनौती से बिना डरे। मार्की डैरियस कहता है कि उसे उससे भविष्य में बड़ी उम्मीदें हैं। उसे औपचारिक रूप से कॉलिन हॉल कहकर संबोधित करते हुए वह हमारे हीरो को अपना अडॉप्टेड सन घोषित करता है। इस घोषणा के साथ उसके होम कमिंग का पहला चरण आखिरकार पूरा हो जाता है। इस दुनिया में नोबल्स लगभग कभी अपने रैंक से नीचे शादी नहीं करते। स्टेटस को स्टेटस से मैच होना चाहिए, वरना ब्लड लाइन खराब हो जाती है और समय के साथ परिवार की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हॉल फैमिली खास तौर पर अपनी लिनिएज की प्योरिटी बनाए रखने के लिए जुनूनी है, लेकिन उनमें एक अपवाद खड़ा है, लॉर्ड डेरियस हॉल। बाकी लोगों के विपरीत वह इस नोबल नॉनसेंस को नहीं मानता, मुख्य रूप से क्योंकि वह एक मेड से लेजिटिमेट चाइल्ड के रूप में पैदा हुआ था। जन्म के दिन से ही उसके साथ हीन व्यवहार किया गया। हर कॉरिडोर में उसके पीछे फुसफुसाहट चलती थी।
फिर भी टूटने के बजाय उसने अपनी क्षमता से उस भेदभाव को कुचल दिया। केवल मेरिट के दम पर वह लाइन टेरिटोरी के मार्कीज के रैंक तक पहुंच गया। जब वह कॉलिन के साथ भव्य हॉल से गुजरता है, वह शांतिपूर्वक यह विश्वास साझा करता है, एक आदमी की बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं होता, स्ट्रेंथ और कॉम्पिटेंस ही सब कुछ तय करते हैं। वह कॉलिन से साफ कहता है कि वह उसे फेम, वेल्थ, सोसाइटी पर अथॉरिटी या जो भी वह चाहता है दे सकता है, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर कॉलिन को ये सब चाहिए तो उसे साबित करना होगा कि वह इसके योग्य टैलेंट रखता है। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ डैरियस उसे सुझाव देता है कि वह अपने हर काम में दिल और जान लगा दे। यह सुनकर कि वह जो कमाएगा उसे हासिल कर सकता है, कॉलिन बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वह साहस के साथ पूछता है कि क्या वह एक नोबल टाइटल भी हासिल कर सकता है। ये सवाल लॉर्ड और उसके बटलर दोनों को हिला देता है, जो एक पल के लिए स्थिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि डैरियस हॉल को भी इतने स्तर की एम्बिशन की उम्मीद नहीं थी। फिर मार्किस जोरदार हंसी में फूट पड़ता है। नाराज होने के बजाय उसे उसकी सीधी बात मजेदार लगती है। एक गर्म मुस्कान के साथ वह कॉलिन को चुनौती देता है। अगर उसे टाइटल इतना ही चाहिए तो वह उससे उसका टाइटल छीनने की कोशिश करने के लिए आजाद है। ये जवाब पूरी तरह कॉलिन की समझ से मेल खाता है। डैरियस मेरिट को सबसे ऊपर रखता है। ब्लड से ऊपर मेरिट में यह विश्वास ही उसे हॉल फैमिली के अंदर अलग बनाता है। यही कारण है कि उससे गहरी नफरत भी की जाती है। नीपो बेबी हेयर्स, जो केवल अपने स्टेटस पर निर्भर हैं, ये सहन नहीं कर सकते कि वह उन्हें पावर से दूर रखता है। इसी वजह से उसके सबसे बड़े दुश्मन बाहर के नहीं, बल्कि उसके अपने घर के सदस्य हैं। ठीक उसी समय उसका सबसे बड़ा बेटा फ्रीड हॉल और उसकी दूसरी पत्नी कैटरीना विलियम्स बड़े मुस्कान के साथ सामने आते हैं, खुशी खुशी उसका स्वागत करते हुए। लॉर्ड टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने अपनी वापसी की कोई खबर नहीं भेजी थी और हंसते हुए कहते हैं कि अपने ही परिवार से राज छुपाना असंभव है। उनकी पत्नी मजाकिया अंदाज में कहती है कि जब भी वह किसी शहर से गुजरते हैं, उनके बारे में खबर अपने आप फैल जाती है। वह जोड़ती है कि एक छोटी चिड़िया ने उसे थ्रेस के साथ एक स्लेव बॉय को लेकर हुए उनके छोटे से क्लैश के बारे में बताया। लॉर्ड डैरियस हॉल उसे ठंडे कंटेम्प्ट के साथ घूरते हैं। जवाब में वह शरारती मुस्कान देती है, जैसे एक मासूम लेडी जिसने कुछ गलत नहीं किया हो। डैरियस चुपचाप उन सर्वेंट्स को देखता है जो उसकी सेवा कर रहे हैं, भेष में छिपे स्नेक्स जो उसकी हर हरकत की खबर पीछे से देते हैं। कॉलिन भी उस औरत को घूरता है, दारू की सबसे करीबी लेकिन उसकी सबसे बड़ी छुपी हुई दुश्मन। अपने पिछले जीवन में वही कारण थी कि वह अपनी पूरी जिंदगी के मिशन में असफल हुआ। उसके पति से निपटने के बाद वह भी उसकी चालों का शिकार बना। वह अपने माता पिता की टाइटल और विशाल संपत्ति की इकलौती वारिस थी। इसी वजह से उसके पास फर्स्ट वाइफ जैसी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस है। भले ही वह टेक्निकली लॉर्ड की सेकंड हो, उसका अंतिम उद्देश्य साफ है, अपने बेटे फ्रीड हॉल को हाउस हॉल का अगला हेड बनाना। अपने पिछले जीवन में उसने उसे पूरी तरह मैनिपुलेट किया था, लेकिन इस बार उसका कोई इरादा नहीं है कि इतिहास खुद को दोहराए। जलते हुए आत्मविश्वास के साथ वह आगे बढ़ता है और कहता है कि लेडी कैटरीना हॉल और बिग ब्रदर फ्रीड से मिलना उसके लिए सच्चा सम्मान है। फिर वह ऊंची और गर्व भरी आवाज में खुद को कॉलिन हॉल के रूप में परिचित कराता है। वह कसम खाता है कि वह अपनी पूरी ताकत हाउस हॉल की इन्फ्लुएंस को और मजबूत बनाने में लगा देगा। एक कॉमनर को इतने साहस से फैमिली नेम इस्तेमाल करते सुनकर फ्रीड हॉल पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही वह सबके सामने कॉलिन का अपमान करने की तैयारी करता है, उसकी माँ हाथ उठाकर उसे तुरंत चुप करा देती है। चालाक लेडी खुद इस काम को संभालने का फैसला करती है। वह घृणा व्यक्त करती है कि एक पीएलएब उसके नोबल फैमिली नेम को दूषित कर रहा है। लेडी कैटरीना कॉर्नेल की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या इस नए सर्वेंट को मैनर्स और रिस्पेक्ट की सख्त री एजुकेशन की जरूरत है। कॉर्नेल समझदारी से चुप रहता है, किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता। सबकी हैरानी के लिए हमारा लड़का अपनी तलवार की ब्लेड ऊंची उठाता है। वह कहता है कि यह नाम उस पर पूरी तरह सूट करता है क्योंकि यह खुद हाउस हॉल के हेड ने दिया है। वह उन्हें उकसाता है, पूछते हुए कि क्या वे सीधे लॉर्ड के फैसले का विरोध करना चाहते हैं। हल्के मॉकिंग टोन में वह जोड़ता है कि उन्हें उसका नाम अच्छे से याद रखना चाहिए क्योंकि एक दिन वही लॉर्ड की टाइटल हासिल करेगा और उन्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। कैटरीना की आंखें तिरस्कार से सिकुड़ जाती हैं एक पेजेंट की इतनी हिम्मत पर। वहीं उसका बेटा फ्रीडॉल गुस्से में इतना भर जाता है कि लगता है जैसे दीवार में मुक्का मार देगा। लेकिन लॉर्ड डैरियस हॉल के लिए कॉलिन के ये विद्रोही शब्द किसी संगीत से कम नहीं हैं। पीछे खड़े सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उनके लिए यह हास्यास्पद है कि एक अडॉप्टेड स्लेव सोच भी सकता है कि वह हाउस का हेड बन सकता है। बढ़ती फुसफुसाहट को रोकने के लिए लेडी कैटरीना हल्के से खांसती है। कुछ ही सेकंड में पूरा चेंबर शांत हो जाता है। वह झुंझलाहट में होंठ काटती है और कॉलिन को आदेश देती है कि अपनी जगह पहचाने और उसके सामने अपना बेकार मुंह बंद रखे। इसके बाद उसकी हाइनेस अपने सर्वेंट्स को उसे तुरंत पकड़ने का आदेश देती है।
बटलर्स अपनी छुपी हुई सोर्ड्स निकाल लेते हैं और मेड्स भी अपने ब्रूम्स के साथ मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। हालात बिगड़ने से पहले लॉर्ड डैरियस शॉर्ट टाइम आउट की मांग करते हैं। वह समझाते हैं कि कॉलिन सच कह रहा है और अगर वह अपनी वर्थ साबित कर दे तो वह लॉर्ड की पोजीशन हासिल कर सकता है। फ्रीड कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब होगा, लेकिन लॉर्ड डैरियस बस गुस्से भरी नजर से जवाब देते हैं। लेडी कैटरीना कहती है कि उसे लॉर्ड के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह समझाती है कि डैरियस हाउस में बहुत सर्वेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ सबसे भरोसेमंद लोगों को सरनेम दिया जाता है। उसकी नज़र में यह बेतुका है कि एक आउटसाइडर को यह नाम दिया जाए। वह जोड़ती है कि वे इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। लेडी कैटरीना प्रस्ताव रखती है कि लड़के की परीक्षा ली जाए ताकि वह अपनी वर्थ साबित कर सके, और अगर वह असफल होता है तो फैमिली ट्रेडिशन के अनुसार उसे हाउस छोड़ना होगा। जवाब में हमारा लड़का उसे बताता है कि ऐसी चीज उसे रोक नहीं सकती। नोबल गुस्से में पूछती है कि क्या वह चैलेंज के डर से पीछे हट रहा है, लेकिन कॉलिन समझाता है कि हर सर्वेंट को वही टेस्ट देने का मौका मिलना चाहिए ताकि हर किसी को सरनेम कमाने का बराबर मौका मिल सके। जब वह फ्रेरेडेड का मजाक उड़ाता है तो वह यह भी जोड़ता है कि अगले लॉर्ड को चुनने का यह तरीका नेपोटिज्म पर भरोसा करने और बिना स्किल वाले किसी को टाइटल देने से कहीं बेहतर होगा। ये सुनकर फ्राइड पहली बार अपमानित महसूस करता है। वह इनकार की स्थिति में चला जाता है और सोचता है कि घर का इकलौता बेटा आखिर कैसे आम सर्वेंट्स के साथ क्राउन के लिए कम्पीट कर सकता है। तभी अचानक कैटरीना अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखती है और उसे याद दिलाती है कि वह एक नोबल है जिसे शांत रहना चाहिए। वह उससे कहती है कि उसे कुछ भी न जानने वाले लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके विपरीत वह मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। वह उसे सलाह देती है कि फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करे, और वह बिना कुछ कहे मान जाता है। आखिरकार लॉर्ड डैरियस हमारे लड़के के प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं और टेस्ट 1 मंथ बाद होगा। यह हाउस के सभी एप्लीकेंट्स के लिए ओपन रहेगा। तब तक कॉलिन एक लो रैंकिंग सर्वेंट के रूप में काम करेगा और यह उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि वह आखिरकार मैजिक बुक को डिटेल में स्टडी कर सकता है। कॉरिडोर से गुजरते हुए कॉर्नेल हमारे लड़के से कहता है कि उसे सच में शब्दों का इस्तेमाल करना आता है। वह समझाता है कि लॉर्ड को हमेशा दूसरे नोबल्स द्वारा क्लोजली देखा जाता है क्योंकि उसकी सोच अलग है। वह हमारे लड़के से पूछता है कि क्या उसने सच में पहले किसी नोबल के लिए काम किया था, क्योंकि स्लेव गिल्ड के अनुसार उसे एक दूर के फ्रंट लाइन विलेज से खरीदा गया था। तभी कॉर्नेल एक नाइफ निकालकर हमारे लड़के के गले पर रख देता है और पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वह यहाँ उसी समय आया जब लॉर्ड अपने अगले सक्सेसर की तलाश कर रहा है। हमारा लड़का शांत रहता है और पूछता है कि क्या कॉर्नेल उस पर किसी चीज का आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। वह फिर यह बात कहता है कि स्लेव गिल्ड झूठ और डिसेप्शन में बिल्कुल शर्म नहीं करता। उन्होंने खुलेआम एक विक काउंट के साथ मिलकर एक मैच के आधार पर प्रॉफिट के खिलाफ काम किया। वह उससे पूछता है कि अगर वह सच में किसी के लिए काम कर रहा होता तो क्या गिल्ड उसे इतनी आसानी से छोड़ देता। अभी भी शक में बटलर जवाब देता है कि मर्चेंट ने हमारे लड़के को साधारण बताया था, लेकिन उसकी मूवमेंट्स कहीं ज्यादा हाई लेवल स्किल दिखाती हैं। एम्पायर में मैजिक और सोर्ड्समैनशिप दोनों के लिए रैंकिंग सिस्टम मौजूद है। ज्यादातर लोग सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक ही पहुंच पाते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग उससे ऊपर जा पाते हैं। नोबल्स आमतौर पर सिर्फ मैजिक पर ध्यान देते हैं, इसलिए सोर्ड्समैनशिप में वे इनएक्सपीरियंस्ड रहते हैं, लेकिन डिवाइन गार्ड्स जैसे इलीट ग्रुप्स दोनों में हाई स्किल की मांग करते हैं। ये सुनने के बाद कॉर्नेल सोचता है कि शायद मर्चेंट ने जानबूझकर उसे गलत जानकारी दी ताकि वह चुपचाप उससे छुटकारा पा सके। कॉलिन जवाब देता है कि अगर वह सच में मोल होता तो वह सीधे लॉर्ड की पोजीशन को टारगेट करता। बटलर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। हमारा लड़का समझाता है कि एक मोल का काम इन्फिल्ट्रेट करना और वीकनेसेस का फायदा उठाना होता है, इसलिए अगर वह स्पाई होता तो बटलर की पोजीशन उसके लिए ज्यादा आसान होती। उस रोल से वह बिना शक पैदा किए लॉर्ड के सीक्रेट्स आसानी से हासिल कर सकता था। इसके बाद हमारा लड़का उसे एक सिंपल डील देता है। वह कहता है कि वह सर्वेंट की अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके चुपचाप एनिमी स्पाइस को ढूंढेगा और बदले में वह चाहता है कि कॉर्नेल उसका पार्टनर बने और पूरी तरह कोऑपरेट करे। बटलर पूछता है कि क्या उसे समझ है कि ऐसा करने पर बाकी नोबल्स उसके खिलाफ हो सकते हैं। कॉलिन जवाब देता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। अगर लॉर्ड डैरियस उसकी वजह से फेल हो जाते हैं तो इनहेरिटेंस वैसे भी नहीं बचेगा। यह सुनकर कॉर्नेल संतुष्ट हो जाता है और धीरे से अपना नाइफ हटा लेता है। बटलर अभी भी सोचता है कि क्या यह लड़का सच में सिर्फ एक टाइटल के लिए इतना एम्बिशियस हो सकता है। मानना पड़ेगा वह मजबूत भी है और शार्प माइंडेड भी। आखिर में कॉर्नेल को यह डील सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगती है, इसलिए उसे शक होता है कि कॉलिन कुछ प्लान कर रहा है। फिलहाल उन डाउट्स को अलग रखते हुए वह हमारे लड़के से कहता है कि उसके साथ चले उसके नए घर
सर्वेंट क्वार्टर्स में। क्वार्टर्स पर कॉर्नेल एमसी को चारों तरफ दिखाता है और कहता है कि वह अपनी पसंद की जगह चुन ले। वह समझाता है कि मैडम ने सर्वेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। हाईएस्ट रैंक सीधे मैडम, मास्टर और उनके बेटे की सेवा करता है, जबकि मिडिल रैंक को मैंशन के अंदर उनके साथ रहने की अनुमति होती है। लोएस्ट रैंक को अलग क्वार्टर्स में रखा जाता है और उन्हें मैंशन के पास जाने की भी अनुमति नहीं होती। बटलर फिर उसे उसके ड्यूटीज के बारे में बताता है, जिनमें लकड़ी काटना, कचरा फेंकना और घोड़ों की देखभाल करना शामिल है, जिसके बदले रोज 3 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। जाने से पहले वह घर के सख्त रूल्स का भी जिक्र करता है, जिसमें सबसे जरूरी है सभी सीनियर सर्वेंट्स की पूरी तरह से आज्ञा मानना। एमसी चारों तरफ देखता है और नोटिस करता है कि कई सर्वेंट्स वर्कर्स से ज्यादा थग्स जैसे लगते हैं, और वह सोचता है कि क्या सच में उसे ऐसे लोगों की बात माननी होगी। कॉर्नेल शांति से समझाता है कि ये रूल्स खुद मैडम ने बनाए हैं। एमसी बिना विरोध के इन टर्म्स को स्वीकार करता है और बाकी सर्वेंट्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन सामान्य जवाब देने के बजाय सर्वेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे सार्कास्टिक टोन में टेरिटरी का फ्यूचर लॉर्ड कहते हैं। उनमें से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि उसने पहले ही सुन लिया है कि लड़के ने मैडम और उसके बेटे से झगड़ा किया था। दूसरा स्मग करता है और कहता है कि वे उसे सीनियर्स को ग्रीट करने का सही तरीका सिखाएंगे। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब उनमें से एक ग्लास बॉटल तोड़कर उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वह एमसी को घुटनों के बल बैठने का आदेश देता है और कहता है कि वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे और बार बार बोले कि वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है जब तक वे संतुष्ट न हो जाएं। बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एमसी इस ह्यूमिलिएशन को हल्के में नहीं लेता। वह थग की उंगली पकड़ लेता है और आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह पूरी तरह ओवरपावर होकर रैगडॉल की तरह फेंक दिया जाता है। बाकी सर्वेंट्स हैरान रह जाते हैं जब कॉलिन उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वे अभी समझ भी नहीं पाते कि क्या हुआ। तभी एमसी शांत स्वर में कहता है कि वह अब पीछे नहीं हटेगा और उसी लाइन को दोहराते हुए थग को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। बाकी सर्वेंट्स गुस्से में आ जाते हैं और किलिंग इंटेंट के साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कॉलिन तुरंत रिएक्ट करता है। वह अपनी सोर्ड घुमाकर उनके चेहरे पर हिल्ट से वार करता है और उनकी चार्ज को तुरंत रोक देता है। उनमें से एक पीछे हटता है और देखता है कि उसके साथी का एक दांत टूट गया है, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉलिन फिर से मूव कर चुका होता है। वह आगे कूदता है और एक साफ फ्लाइंग किक मारता है, जिससे दूसरा थग बिना रेजिस्टेंस के दूर जा गिरता है। दूसरा थग होश में आता है तो देखता है कि कॉलिन पहले से ही उसके सामने सोर्ड लेकर खड़ा है। एमसी शांत स्वर में पूछता है कि क्या अब वह संतुष्ट है। थग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही कॉलिन मुड़ता है वह टूटे हुए बॉटल के साथ फिर से हमला करता है और उसे मरने के लिए चिल्लाता है। अगले ही पल पूरा सीन बदल जाता है। कॉलिन अपनी जगह खड़ा रहता है, सोर्ड पहले से रेडी होती है और वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, जबकि थग जमीन पर गिर चुका होता है और उसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं। आदमी दर्द और डर में चिल्लाता है और कॉलिन धीरे से अपनी सोर्ड वापस रखकर मुड़ता है और फिर पूछता है कि क्या अब वह संतुष्ट है। रात हो जाती है और एमसी अंदाजा लगाता है कि अब तक उसने शायद कॉर्नेल का भरोसा जीत लिया है, हालांकि वह अभी भी नहीं जानता कि आगे क्या होगा। यह सोचते हुए वह मैजिक बुक खोलता है और खुद को मजबूत करने के लिए मैजिक सीखना शुरू करता है। कॉलिन को अपनी पिछली जिंदगी से याद आता है कि काउंटेस कैटरीना ने डैरियस से शादी के बाद हॉल फैमिली के सभी सर्वेंट्स को बदल दिया था और अपने लोगों को एस्टेट में फैला दिया था। इसके कारण उसका और डैरियस का रिश्ता समय के साथ और खराब हो गया, जबकि शुरुआत से ही वह मेल नहीं खाते थे। खुद को सुरक्षित रखने और हालात पर नजर रखने के लिए डैरियस अपने भरोसेमंद दोस्त कॉर्नेल को बटलर बनाता है। कॉर्नेल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इतना अथॉरिटी है कि जरूरत पड़ने पर वह काउंटेस को हटा सकता है और सक्सेसर के सिलेक्शन प्रोसेस में भी भाग ले सकता है। एमसी को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में कॉर्नेल को बेरहमी से मार दिया गया था और उसके बाद काउंटेस कैटरीना का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जिससे वह अपने बेटे को सक्सेसर बनाने में सफल हो गई थी। वह सोचता है कि अगर बटलर बच जाता तो शायद सब कुछ अलग होता। कॉलिन फिर समझता है कि उसका करंट बिगिनर लेवल मैजिक रेजिस्टेंस उसे बचाने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए उसे और मजबूत बनना होगा। वह अब डिफेंसिव और ऑफेंसिव मैजिक दोनों सीखने पर ध्यान देने लगता है। ये सोचते हुए वह किताब की ओर हाथ बढ़ाता है और अचानक उसकी पेजेस उसके चारों तरफ एक भयंकर हरिकेन की तरह फटकर घूमने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किताब के अंदर की सारी जानकारी जबरदस्ती सीधे उसके दिमाग में ठूंसी जा रही हो, और एक ही पल में वह ऐसे दर्द से भर जाता है जो उसे पूरी तरह से पैरालिसिस में डाल देता है, जैसे हजारों चींटियां एक साथ उसके शरीर को काट रही हों। उसके अंदर दौड़ रही एनर्जी असहनीय हो जाती है, मानो उसका खून
हड्डियां और आत्मा मोल्टन मैग्मा में डूब रही हों। किताब के अंदर से एक अंधेरे रात जैसी आकृति निकलती है और कॉलिन का नाम पुकारती है। अगले ही पल वह उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहती है, डिस्ट्रॉय करो, गिर जाओ और खुद को समर्पित कर दो। एमसी इस दबाव के नीचे संघर्ष करता है और सोचने लगता है कि क्या मैजिक सीखने की असली कीमत यही है। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक कलीग याद आता है जिसने कहा था कि मैजिक सीखने के लिए बस अपनी आंखें बंद करके उसकी फ्लो को महसूस करना होता है। वह मन ही मन सोचता है कि नोबल बनना कितना आसान होगा क्योंकि वे मैजिक को सांस लेने जितना सहज सीख लेते हैं और वह साफ तौर पर ब्लड लाइन्स के कारण बने इस बड़े अंतर को पहचान लेता है। फिर भी वह खुद को मजबूर करता है सहने के लिए और किताब पर अपना हाथ रखकर ऐलान करता है कि वह हर हाल में सफल होगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने वाला होता है, अचानक कुछ उसका ध्यान खींच लेता है और उसे चौंका देता है और पूरा स्थान एक अजीब डरावनी आवाज से गूंज उठता है। अगली सुबह सर्वेंट्स पहले से ही जाग चुके होते हैं और अपनी रोजमर्रा की रूटीन में लगे होते हैं। तभी कुछ गुंडे नोटिस करते हैं कि एमसी अभी अभी जागा है। उनमें से एक तुरंत उसका मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि वह उस इंसान के लिए काफी रिलैक्स्ड दिख रहा है जिसने अपने सीनियर्स के साथ झगड़ा करने के बाद सोया था। एमसी कैजुअली जवाब देता है कि उसे तो पूरा यकीन था कि अब तक उसे नींद में ही मार दिया गया होगा, लेकिन जाहिर है ऐसा भी नहीं हुआ। इससे पहले कि वे कुछ रिएक्ट कर पाएं, वह जोड़ता है कि अगर उन्होंने कोशिश भी की होती तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। वह थोड़ा अंगड़ाई लेता है, हल्का सा जम्हाई लेते हुए कहता है कि पिछली रात की ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह थका दिया है। वह तय करता है कि काम के बारे में सोचने से पहले वह खाना खाएगा। फिर वह लगभग यूं ही कैजुअली कह देता है कि रात भर की ग्राइंडिंग रंग लाई है और उसने एक स्पेशल टाइप की इटर्नल मैजिक अनलॉक कर ली है। इससे पहले की स्थिति और बढ़े, सीन रेजिडेंस के बाहर शिफ्ट हो जाता है जहां गार्ड्स का एक ग्रुप लोगों को रास्ता खाली करने के लिए मजबूर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सर्वेंट्स तुरंत डर के मारे अपने सिर झुका लेते हैं। जैसे ही वह एंटुराज पास आता है और एक गार्ड चिल्लाकर कहता है कि सब लोग उनके वन आइड लेफ्टिनेंट के लिए रास्ता खाली करें। सामने खड़ा एक सर्वेंट जो पानी से भरी बाल्टी लेकर जा रहा होता है अचानक घबरा जाता है। वह समय पर हट नहीं पाता और एक गार्ड उसे पेट में लात मार देता है जिससे वह और उसकी बाल्टी दोनों दूर जा गिरते हैं। पानी जमीन पर फैल जाता है और लेफ्टिनेंट के जूतों पर भी गिर जाता है। लेफ्टिनेंट रुकता है और नीचे उस दाग को देखता है। उसका एड तुरंत सर्वेंट पर चिल्लाने लगता है कि उसने उनके लीडर के जूते गंदे करने की हिम्मत कैसे की। लेफ्टिनेंट हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और धीरे धीरे कांपते हुए सर्वेंट के पास जाता है। सर्वेंट बार बार माफी मांगता है, कहता है कि उसका ध्यान नहीं था और दया की भीख मांगता है। लेफ्टिनेंट हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि इसे रोका नहीं जा सकता, जिससे एक पल के लिए लगता है कि वह उसे माफ कर रहा है। लेकिन सर्वेंट राहत की सांस भी नहीं ले पाता कि लेफ्टिनेंट का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वह शांत स्वर में कहता है कि ऐसी आंखें जो अपने आसपास को ठीक से देख भी नहीं सकती बेकार हैं, और एक तेज हरकत में वह सर्वेंट की आंख निकाल देता है, उसे दर्द से चीखते हुए छोड़ते हुए, जैसे लेफ्टिनेंट खुद अपने वन आइड रूप को दोहरा रहा हो। बाकी सर्वेंट्स उस चीखते हुए आदमी को डर और दया के मिश्रण से देखते हैं, लेकिन एड तुरंत उन पर चिल्लाता है, पूछता है कि वे क्या देख रहे हैं और सबको घुटनों पर बैठने का आदेश देता है। उसी समय एमसी उनके पास से बिना रुके ऐसे गुजर जाता है जैसे यह पूरा दृश्य उससे बिल्कुल भी जुड़ा न हो। उसकी यह बेपरवाह चाल एड को पूरी तरह से चौंका देती है, जिससे वह एक पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि उसे रिएक्ट करना चाहिए या नजरअंदाज करना चाहिए। एमसी, जो अपने ही ख्यालों में ज्यादा डूबा हुआ है, सोचता है कि उसे नाश्ते में क्या खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर्वेंट्स को ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। वह थग जो पहले घायल हुआ था तुरंत उसे पहचान लेता है और लेफ्टिनेंट को बताता है कि यही वही लड़का है जिसने पिछले दिन उसके हाथ काट दिए थे। वह यह भी चेतावनी देता है कि एमसी पूरी रात खुद से बड़बड़ाता रहा, जिससे वह अस्थिर लगता है। लेफ्टिनेंट हल्का सा आंखें सिकोड़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह लड़का अनिश्चित तरीके से खतरनाक है। वह उसे आवाज देता है। एमसी आखिरकार रुकता है और बिना किसी चिंता के उसकी ओर देखता है। सपाट स्वर में पूछता है कि क्या वह भी अपने हाथ कटवाना चाहता है। लेफ्टिनेंट अपनी उंगलियों से खून चाटते हुए कहता है कि वे नरम नोबल्स या काउंटेस के लोगों जैसे नहीं हैं। बाकी गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और बदले का सख्त नियम घोषित करते हैं, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। फिर वे सीधे एमसी को चुनौती देते हैं, पूछते हैं कि वह खुद अपने हाथ काटेगा या वे उसके लिए यह करेंगे। एमसी शांत रहता है, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता और वह ठंडे स्वर में जवाब देता है कि वे अपने हाथ खोना चाहते हैं या अपना सिर, यह खुद चुन लें। लेकिन लेफ्टिनेंट मुस्कुराता है और कहता है कि वह खुद उससे नहीं लड़ेगा। इसके बजाय वह एक फॉर्मर स्लेव अरीना चैंपियन को आगे लाता है और कहता है कि यही उसका ओपोनेंट होगा। कॉलिन तुरंत उसे पहचान लेता है, एक गार्ड रिजर्व और इंटरमीडिएट लेवल सर्वेंट जिसका नाम डाकू है।
वह पसीने से भर जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने बेस्टी से इस हालत में मिलेगा। उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले वह उसका सबसे करीबी दोस्त था, जिस पर वह हमेशा भरोसा कर सकता था। वे साथ में हर तरह के काम करते थे, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स से भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। अब वही इंसान एक साधारण इंटरमीडिएट लेवल सर्वेंट बनकर खड़ा है। साफ दिख रहा है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। जैसे ही हमारा लड़का अपनी तलवार पकड़ता है, वह उसे उकसाने की कोशिश करता है। पूछता है कि क्या वह सच में एक लूजर के लिए लड़ने आया है। डाकू अपनी तलवार उठाकर कॉलिन की ओर तान देता है और कहता है कि वह बस वही नियम मान रहा है जिसमें हर जूनियर को अपने सीनियर की बात माननी होती है। हमारा लड़का इस लॉजिक पर सवाल उठाता है, पूछता है कि क्या उन्हें इस तरह के व्यवहार के खिलाफ बोलने की भी इजाजत नहीं है। उसके शब्द स्लेव बॉय को एक पल के लिए चौंका देते हैं। कॉलिन उसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर उसकी तलवार छीन लेता है और बिजली की गति से आगे बढ़कर लेफ्टिनेंट की गर्दन पर तलवार रख देता है। उसके अंडरलिंग्स उसकी स्पीड देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, यहाँ तक कि डाकू भी हैरान खड़ा रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि उसकी तलवार कब छिन गई। लेफ्टिनेंट लगभग डर के मारे पेशाब कर देता, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछता है कि क्या कॉलिन को पता है कि वह किससे उलझ रहा है। वह याद दिलाता है कि लॉर्ड फ्रीड ने उसे खुद चुना है और उसके खिलाफ जाना भारी पड़ेगा। कॉलिन बिना कुछ बोले धीरे से अपनी तलवार पीछे खींच लेता है। अब खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए लेफ्टिनेंट अपना कॉलर सीधा करता है और फिर से अकड़ दिखाने लगता है, कहते हुए कि यह लड़का बिना सजा पाए यहाँ से नहीं जाएगा। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि डाकू को सबक सिखाया जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के सर्वेंट्स उसकी पीठ पर वार करते हैं और खून बहने लगता है। वह उसे बेकार कचरा कहता है और अपने लोगों को बिल्कुल भी दया न दिखाने का आदेश देता है। मिनियंस उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और यहाँ तक कि उसकी हथेली में तलवार घोंप देते हैं, कहते हुए कि यह उसकी सजा है क्योंकि वह अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुका है। ये देखकर कॉलिन का गुस्सा आखिरकार फट पड़ता है और वह तुरंत उन दोनों मिनियंस को काट गिराता है। उनकी गर्दनें एक ही वार में अलग कर देता है। जैसे ही वह लेफ्टिनेंट की ओर पीठ करता है, सर्वेंट्स का यह घिनौना नेता एक छोटा सा मौका देख लेता है और तुरंत हमला करने की मुद्रा में आ जाता है ताकि एक ही वार में लड़के की जान ले सके। लेकिन उसकी हरकत भद्दी साबित होती है और इससे पहले कि वह वार पूरा करे, उसकी तलवार साफ साफ 2 टुकड़ों में कट जाती है। कॉलिन उसे चेतावनी देता है कि अगली बार उसका हथियार नहीं बल्कि वही कटेगा। जैसे ही वह दोबारा वार करने के लिए तलवार उठाता है, अचानक उसका हमला डाकू रोक देता है। डाकू लेफ्टिनेंट के सामने आकर उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, हर हाल में डटा रहता है। वह एक लॉयल गार्ड की तरह व्यवहार करता है और कॉलिन का सामना करते हुए उसे कहता है कि अपने सीनियर्स का अपमान करके अपने पापों में और इजाफा करना बंद करे। भले ही उसके हाथ से स्टैब वूंड की वजह से अब भी खून बह रहा है, लेकिन क्योंकि उसका डाकू से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, कॉलिन लेफ्टिनेंट को जाने देता है और सभी सर्वेंट्स को उस जगह से चले जाने के लिए कहता है। जैसे ही उसका फॉर्मर फ्रेंड शांत तरीके से अपनी तलवार वापस रख देता है, कॉलिन उससे सवाल करता है कि वह पलटकर लड़ाई क्यों नहीं करता, जबकि वह साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर है और उन कमजोर ओपोनेंट्स को आसानी से संभाल सकता था। डाकू गुस्से में जवाब देता है कि कॉलिन पहले ही अपने सीनियर के खिलाफ जाकर मरने के बराबर गलती कर चुका है और इसी वजह से उसे उससे आगे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब डाकू लेफ्टिनेंट को बचाता है तो धन्यवाद देने या उसकी मेहनत को मानने की बजाय वह आदमी उसी पर पलट जाता है और उसका सिर पानी में जबरदस्ती डालने की कोशिश करता है। लेफ्टिनेंट उसे दोष देता है कि वह बस खड़ा रहा और कुछ नहीं किया, जिससे वह सबके सामने बेवकूफ दिखा। बेचारा लड़का माफी मांगता है, लेकिन तुरंत ही उसे जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है। फिर एक सर्वेंट लेफ्टिनेंट से पूछता है कि क्या वह सच में उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। ये सुनकर वह आदमी हंस पड़ता है और अपने सबॉर्डिनेट को आदेश देता है कि वह यह अफवाह फैला दे कि उस लड़के ने सभी सीनियर सर्वेंट्स के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। इसके बाद वह आदेश देता है कि उसकी पोजीशन छीन ली जाए और उसे आइसोलेशन में भेज दिया जाए। कॉलिन एक बार फिर डाकू से पूछता है कि वह बिना जवाब दिए ये सब क्यों सहता जा रहा है, लेकिन बेचारा सिर्फ दांत भींचकर चुप रह जाता है। उस दिन बाद में लंच टाइम के दौरान सीनियर सर्वेंट्स एक साथ बैठकर शानदार भोजन का आनंद लेते हैं। वहीं एक इंटरमीडिएट सर्वेंट अपनी कॉलीग से उत्साह के साथ उस सपने के बारे में बात करती है जिसमें उसे प्रमोशन मिल रहा था और वह इस ख्याल से भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाती। दूसरी तरफ लो रैंक्ड सर्वेंट्स को सही खाने की बजाय सिर्फ एक कटोरा सूप दिया जाता है, फिर भी उनमें से कोई भी शिकायत करता हुआ नजर नहीं आता। तभी हमारा लड़का वहां आता है और अपने लिए कुछ लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ता है। वह इधर उधर देखता है और पूछता है कि सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। कुक उसका सूप गिरा देता है और हंसते हुए कहता है कि जो काम नहीं करते उन्हें खाने का हक नहीं है,
लेकिन कॉलिन इसे हल्के में लेता है और सीधे सीनियर सर्वेंट्स के हिस्से की तरफ बढ़ जाता है। वह कैजुअली उनके डाइनिंग एरिया में चढ़ जाता है, जिससे सीनियर स्लेव्स गुस्से से भर जाते हैं क्योंकि वह बिना परवाह किए कुछ को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। वह प्रॉपर मील सेक्शन तक पहुंचता है जहां पूरा बफे सजा हुआ है और आराम से एक क्रोसॉन्ट और चिकन का टुकड़ा उठाकर खाने लगता है। बटलर कॉर्नेल आगे आता है और उसे याद दिलाता है कि यह जगह सिर्फ हाई रैंकिंग सर्वेंट्स के लिए है। सीनियर सर्वेंट्स तुरंत मांग करते हैं कि इस आउटकास्ट को सख्त सजा दी जाए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हेड बटलर जल्दी से एक समझदार बहाना बनाता है ताकि हालात संभाले जा सकें। वह समझाता है कि लड़का अभी अभी आया है और नए लोगों से गलती होना सामान्य है। फिर वह कॉलिन से अपने साथ चलने को कहता है, जबकि सभी सीनियर सर्वेंट्स निराश नजर आते हैं। चलते हुए कॉर्नेल उसे सीनियर्स के प्रति एब्सोल्यूट ओबीडियंस के नियम की याद दिलाता है और पूछता है कि वह इसका पालन क्यों नहीं कर रहा। लेकिन कॉलिन जवाब देता है कि मार्किस ने खुद कहा था कि रिवॉर्ड्स रैंक के बजाय स्किल के आधार पर मिलते हैं। वह आगे कहता है कि उसे लगता है कि उसमें इतना हुनर है कि वह सही खाना पाने का हकदार है, इसलिए उसने खुद ही ले लिया। इसके बाद बटलर उसे उसके रहने का खर्च उठाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन बदले में वह चाहता है कि हमारा लड़का एस्टेट के अंदर छिपे एक स्पाई को ढूंढे। तभी हंट शुरू करने का सिग्नल दिया जाता है और ऐसा लगता है कि मार्की हंटिंग ग्राउंड्स की ओर जा रहा है। जाहिर तौर पर पास के डीप डार्क फॉरेस्ट में कुछ अजीब गतिविधियां देखी गई हैं, इसलिए लॉर्ड ने तय किया है कि वह शिकार करते हुए वहां की जांच करेगा। जैसे ही कॉलिन अपना आखिरी निवाला खत्म करता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह भी उस डार्क फॉरेस्ट में जाने की योजना बना चुका है। जैसे ही सीन बदलता है, हमारा लड़का पहले ही जंगल में पहुंच चुका होता है और अब एक रेड आइड ब्लैक डियर का शिकार कर रहा होता है। वह अपने लक्ष्य पर कई तीर चलाता है और आखिरकार उसे सफलतापूर्वक गिरा देता है। उसका जीवन खत्म करने के बाद वह लाश के पास जाता है और मॉन्स्टर कोर ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही वह अपने हाथ में बैंगनी रंग का कोर पकड़ता है, उसे याद आता है कि इन्हें अक्सर लग्जरी आइटम्स की तरह माना जाता है और आमतौर पर नेकलेसेस और दूसरे ऑर्नामेंट्स में प्रोसेस किया जाता है। लेकिन फॉरबिडन मैजिक बुक से जो उसने सीखा, उसके आधार पर वह समझता है कि वह इसका इस्तेमाल पोशंस बनाने में कर सकता है जो मैना को रिकवर करने और उसके शरीर को मजबूत करने में मदद करें। उसकी समझ के अनुसार कोर की प्रॉपर्टीज उस मॉन्स्टर के रैंक और टाइप के अनुसार बदलती हैं जिससे वह आता है। क्योंकि जिस डियर को उसने अभी हराया था वह एक लो रैंक क्रीचर था, इसलिए उसे जो कोर मिला है वह सबसे निचले ग्रेड का है। फिर कहानी वापस उस समय पर जाती है जब कॉलिन कॉर्नेल के साथ चल रहा था। हमारे लड़के ने हंटिंग ग्राउंड्स में जाने की परमिशन मांगी थी। आमतौर पर वहां सिर्फ रॉयल्टी को जाने की अनुमति होती है, लेकिन मौजूदा एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से केवल डिवाइन गार्ड्स या कुछ ऑथराइज्ड लोग ही उस एरिया में जा सकते हैं। कॉलिन फिर भी जाने पर अड्डा रहता है और सुझाव देता है कि वह डिवाइन गार्ड्स के साथ शामिल हो सकता है, जो किसी तरह उसके पक्ष में काम कर जाता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर से कोर निकालने का काम जारी रखता है, डाकू अचानक वहां आ जाता है, साफ तौर पर गुस्से में, और उसे अपने मन से काम करने के लिए डांटता है। वह उसे याद दिलाता है कि यहाँ सिर्फ नोबल्स और कम से कम मिडिल क्लास सर्वेंट्स को ही शिकार करने की अनुमति है, और अगर वह पकड़ा गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कॉलिन ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और बिना पूछे ही डकू की तलवार उठा लेता है। वह उस ब्लेड को मरे हुए मॉन्स्टर में घुसा देता है और दावा करता है कि अब यह शिकार डकू का है, और क्योंकि डकू एक मिडिल क्लास सर्वेंट है, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बेवकूफी भरी रीजनिंग पर डकू तुरंत अपना आपा खो देता है और पछताता है कि उसने कभी इस लो क्लास सर्वेंट के साथ जुड़ाव क्यों किया, जो हर बार उसकी मुश्किलें बढ़ा देता है। जब वह पूछता है कि कॉर्नेल ने कॉलिन को आने की अनुमति क्यों दी, तो हमारा लड़का हेड बटलर का डैगर निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि उसे एक मिशन दिया गया है और यह डैगर उसका प्रूफ है। वह आगे समझाता है कि उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की उम्मीद की गई है और ऐसा करते हुए उन्हें कुछ अच्छा खाना भी वापस लाना है। डाकू मॉन्स्टर की लाश के पास घुटनों के बल बैठता है और हमारे लड़के की ओर देखता है, सोचता है कि वह इतना बदकिस्मत कैसे हो गया कि उसके साथ जोड़ा गया। वह एक आह भरता है और जैसे ही वह दोबारा नीचे देखता है, उसे एहसास होता है कि मांस पहले ही गायब हो चुका है। दरअसल आउटकास्ट ने पल भर में मांस भूनना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि डाकू को भी साथ खाने के लिए बुलाता है। डाकू तुरंत घबरा जाता है और जल्दी से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। कॉलिन के चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं दिखता, जिससे उसे डांट पड़ती है, क्योंकि डाकू उसे याद दिलाता है कि यह मांस लॉर्ड और उनके सीनियर्स को सौंपा जाना चाहिए। हमारा हीरो तर्क देता है कि मांस काफी ज्यादा है और उसे साथ बैठकर खाने के लिए कहता है। शुरुआत में बेचारा सर्वेंट विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कॉलिन उसे याद दिलाता है कि उसे हर 3 दिनों में सिर्फ एक बार खाना मिलता है और अगर उसे सजा मिली तो बाद में खाना भी नहीं मिल सकता,
डाकू आखिरकार मान जाता है। पके हुए मांस की खुशबू और सामने के दृश्य को सहन न कर पाने के कारण वह जल्दी से भूखे आदमी की तरह खाने लगता है। जब वह खा रहा होता है, कॉलिन उससे फिर पूछता है कि वह अपने सीनियर्स के आदेशों का आंख बंद करके पालन करने को लेकर इतना जुनूनी क्यों है, जबकि वह उनसे ज्यादा ताकतवर है। सर्वेंट जवाब देता है कि ताकत का इससे कोई लेना देना नहीं है, और वह यह विश्वास दोहराता है कि नोबल्स को भगवान के एजेंट्स के रूप में चुना गया है और उन्हें डिवाइन पावर दी गई है। वह जोड़ता है कि अगर वह मेहनत करता रहे और ओबीडियंट बना रहे तो शायद एक दिन वह भी नोबल के रूप में पुनर्जन्म ले सके और वही डिवाइन ब्लेसिंग प्राप्त कर सके। वह बताता है कि उसने मिडिल क्लास सर्वेंट बनने के लिए कितना कठिन प्रयास किया था, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि दूर रहने वाली उसकी बहन उस पर गर्व कर सके। वह कॉलिन से कहता है कि उसके मामलों में दखल न दे और उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप करना बंद करे। वह आगे कहता है कि वे पहले से ही लकी हैं कि वे सर्वेंट्स हैं और उन्हें बस अपने दिए गए कर्तव्यों का बिना सवाल किए पालन करना चाहिए। इसके बाद कॉलिन उससे पूछता है कि क्या यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह थोड़ी सी मैजिक इस्तेमाल करने की क्षमता चाहता है। यह सुनकर सर्वेंट उसे चुनौती देता है और कहता है कि अगर वह कर सकता है तो एक भी स्पेल सीख कर दिखाए। इसके जवाब में कॉलिन उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि अगर वह सच में उसे मैजिक इस्तेमाल करना सिखा दे तो वह क्या करेगा। यह बात उस आदमी को पूरी तरह चौंका देती है और वह तुरंत पूछता है कि क्या हमारा लड़का सच में मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के जवाब देने से पहले ही दोनों पास के इलाके से आई एक अचानक दर्द भरी चीख से चौंक जाते हैं। वे तुरंत समझ जाते हैं कि यह चीख डीप डार्क फॉरेस्ट की जांच कर रहे नाइट्स की तरफ से आई है। उनमें से एक को एक विशाल मैजिक बीस्ट कंधे में बेरहमी से काट लेता है। उनका लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे अपनी फॉर्मेशन बनाए रखें और अचानक खतरे के सामने शांत दिमाग रखें, लेकिन वह खुद समझ जाता है कि उसके शब्द काफी नहीं हैं, खासकर तब जब उसके आदमी बिना किसी दया के एक एक करके बीस्ट्स द्वारा नोचे जा रहे हैं। एक मैजिक बीस्ट उस पर झपटता है जिससे वह अपनी तलवार और ढाल को उसके तेज दांतों के खिलाफ अड़ा देता है। अपने लंबे करियर में उसने कभी नहीं सोचा था कि साधारण जंगली कुत्तों का झुंड उसे इतनी परेशानी देगा। वह अपनी ब्लेड में और ताकत डालता है और एक ही वार में उस बीस्ट के जबड़ों को चीर देता है, उसकी लाश को दूर फेंक देता है। तभी अचानक उसका सबॉर्डिनेट उसे चेतावनी देता है कि पीछे से 3 और उसकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। ये समझते हुए कि अब वह पूरी तरह फंस चुका है, लीडर चुपचाप खड़ा रहता है, अपने बुरे अंजाम का इंतजार करता हुआ। ठीक उसी समय 3 तीर अचानक उन तीनों बीस्ट्स की जगुलर्स में धंस जाते हैं, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और वे लड़खड़ाने लगते हैं। जो हीरोज उन्हें बचाने आए थे वे सामने आते हैं और शांति से पूछते हैं कि क्या वे अभी सुरक्षित हैं। हमारा लड़का उन बीस्ट्स को ध्यान से देखता है और याद करता है कि उन्हें एज्योर फ्लेम्स कहा जाता है, उनकी जलती हुई मेन और टेल की वजह से। इस बीस्ट का मांस और हड्डियां इतनी कीमती होती हैं कि एक को मारने के बाद कई दिनों तक आराम से जिया जा सकता है, लेकिन उसका असली लक्ष्य उस मॉन्स्टर का चमकता हुआ पावरफुल कोर है। इसलिए वह सावधानी से निशाना साधता है, यह तय करते हुए कि आज रात वह एक भी नहीं छोड़ेगा। कॉलिन ऊंची छलांग लगाता है और खुद को नीचे मौजूद मैजिक बीस्ट्स के लिए आसान शिकार जैसा दिखाता है। यह लापरवाह हरकत देखकर नाइट का लीडर उसे एक मूर्ख समझता है जो खुद शेर के मुंह में जा रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलटी है। हमारा हीरो असली शिकारी है जो इन कुत्तों को कमजोर और मजबूर झुंड समझता है जिन्हें शिकार के लिए साथ आना पड़ता है। वह 3 सिरों में सटीक तीर मारता है और आसानी से जमीन पर उतरता है। इसे मौका समझकर एक मैजिक बीस्ट पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे समय उसके लिए धीमा हो गया हो, हमारा लड़का शांत सटीकता से पीछे झुककर उसे चकमा देता है और फिर उसके पेट में जोरदार लात मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है जहां से वह आया था। उसे एक छोटे पिल्ले की तरह उछालते हुए देखकर सभी नाइट्स हैरान रह जाते हैं। हमेशा की तरह ठंडे दिमाग से कॉलिन आखिरी बार उसके सीने में तीर मारता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद और भी मैजिक बीस्ट्स अंधेरे जंगल से निकल कर आते हैं, लेकिन यह उनकी घातक गलती साबित होती है क्योंकि वह उन पर तीरों की बारिश कर देता है और सभी को वहीं खत्म कर देता है। लीडर उसकी जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स को देखकर यकीन नहीं कर पाता। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि एक अकेला वॉरियर उसके पूरे स्क्वाड से ज्यादा बीस्ट्स को मार सकता है। अचानक हमारा लड़का एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली एनर्जी को अपनी तरफ आते हुए महसूस करता है। वह सही समय पर छलांग लगाकर बच जाता है क्योंकि एक विशाल ब्लेजिंग एजर फ्लेम्स का स्तंभ ठीक वहीं गिरता है जहां वह खड़ा था। यह एक ऐसे बीस्ट से आया था जो बाकी से अलग और काफी बड़ा दिख रहा था। जैसे ही वह उसके मुंह के अंदर नीली चमकती चिंगारियां बनती देखता है, उसे समझ आ जाता है कि अब क्या होने वाला है।
जैसे ही वह अपना विशाल जबड़ा खोलता है, 3 जलते हुए नीले गोले उसकी तरफ तेजी से आते हैं और एक अनुभवी शिकारी की तरह वह उनके बीच से निकलते हुए अपने 3 तेज तीर वापस चलाता है। उस बेचारे बीस्ट की पीड़ा को जल्दी खत्म करने के लिए वह अपने पैर की एड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। उसकी किक की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि बीस्ट का सिर जमीन के अंदर धंस जाता है जैसे कोई डरा हुआ शुतुरमुर्ग। ठीक उसी पल एक तीर उसके चेहरे के पास से गुजरता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह अभी भी ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उसके असली साथी नहीं हैं। पता चलता है कि वह हमला दरअसल एक ऐसे बीस्ट पर था जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। उसके पीछे से चुपचाप करीब आते हुए डाकू तुरंत उसे चेतावनी देता है कि एक कैओटिक फाइट के बीच उसे अपनी गार्ड कभी भी नीचे नहीं करनी चाहिए। मेरा लड़का उसे अप्रिसिएशन में जल्दी से थम्स अप दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ डाकू इरिटेशन में आह भरता है, बिल्कुल एक क्लासिक सनरे की तरह। इम्प्रेस होकर कैप्टन ग्लेन सच में जानना चाहता है कि इतने स्किल्ड वॉरियर्स आखिर किस लॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले कि कॉलिन फिर से इंट्रोडक्शन खराब कर दे, डाकू स्मूथली खुद और अपने दोस्त को बैकअप डिवाइन गार्ड और एक लो रैंक्ड सर्वेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जिन्हें मार्की डेरियस के बटलर कॉर्नेल ने सपोर्ट के लिए भेजा था। हमारे डायनामिक ड्यूओ की यह अजीब पार्टनरशिप सुनकर ग्लेन पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उन्हें एक रिजर्व गार्ड और लो रैंकिंग सर्वेंट ने बचाया था। रॉयल गार्ड साफ तौर पर डिस्गस्ट दिखाते हैं। वह लेडी सवाल करती है कि कॉर्नेल आखिर सोच क्या रहा था जब उसने उस ओल्ड वुमन के सर्वेंट्स को उनकी मदद के लिए भेजा। उसी समय एक और गार्ड बड़बड़ाता है कि लो रैंकिंग एमेचर्स द्वारा बचाया जाना शर्म की बात है। यह सुनकर इनोसेंट डाकू अभी भी समझ नहीं पाता कि वे किसे ओल्ड वुमन कह रहे हैं। इस बीच कॉलिन इस ब्रेक का इस्तेमाल करके गिरे हुए मॉन्स्टर्स से मैजिक कोर्स इकट्ठा करता है। आखिरकार उसे एक मिड रैंक कोर मिलता है जिसे वह बाद में मैजिक बुक में लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके पोशन बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। तभी एक बड़ा नाइट अचानक उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसे मॉन्स्टर्स को छूने की परमिशन किसने दी। उसका कैप्टन ग्लेन बीच में आता है और कहता है कि उन्हें लॉर्ड डेरियस द्वारा दिए गए मिशन पर फोकस्ड रहना चाहिए और डेड बॉडीज को कॉलिन के लिए छोड़ देना चाहिए। हमारा लड़का उस बड़े आदमी से पूछता है कि वह किसे ब्रैट कह रहा है और याद दिलाता है कि वही था जिसने उन्हें बचाया था। वह यह भी जोड़ता है कि सिर्फ एक ब्रिक हेडेड इडियट ही उस इंसान से इतनी बदतमीजी से बात करेगा जिसने अभी अभी उनकी मदद की हो। उस जवाब से गुस्से में आकर वह आदमी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गर्ल और कैप्टन ग्लेन दोनों तुरंत उसे शांत रहने को कहते हैं। वे उसे मार्विन कहकर बुलाते हैं और जैसे ही हमारा लड़का वह नाम सुनता है, उसकी पास्ट लाइफ की पुरानी यादें सामने आ जाती हैं। तब कॉर्नेल के अलावा ग्लेन, मार्विन और सैरा ही ऐसे लोग थे जिन पर लॉर्ड डेरियस सच में भरोसा करता था। अपनी पिछली जिंदगी में ये तीनों ग्लूमवुड डीप फॉरेस्ट के एक मिशन के दौरान मारे गए थे। उस लॉस के बाद लॉर्ड डेरियस धीरे धीरे अपनी पावर खोता चला गया। हमारे हीरो ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार वही उनकी फेट बदलने वाला होगा। उस याद की वजह से वह चुपचाप फैसला करता है कि वह उन्हें फिर से कुछ भी नहीं होने देगा। टेंशन बढ़ता देखकर डाकू जल्दी से अपने पार्टनर की तरफ से माफी मांगता है और समझाता है कि वह यहाँ नया है और रूल्स से अनफेमिलियर है। वह उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके शार्प वर्ड्स को ज्यादा सीरियसली न लें। सैरा कहती है कि वह व्रिंकली हैग बस फिर से चुप हो जाए। डाकू सच में कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे उसका अजीब और स्पेसिफिक इंसल्ट समझ ही नहीं आता। ग्लेन कॉलिन से पूछता है कि क्या वही न्यूबी है जिसने एरोगेंट होकर कहा था कि वह अगला लॉर्ड बनेगा। वह मानता है कि वह स्ट्रांग है, लेकिन अगर वह अपने पोजीशन से कहीं बड़े आइडियल्स का पीछा करता है तो उसे फ्यूचर में जरूर पछताना पड़ेगा। जाने से पहले कैप्टन ग्लेन हमारे लड़के को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स करता है और एक्सक्यूज करता है क्योंकि उन्हें एक मिशन पूरा करना है। तभी अचानक एक जोरदार रोर सुनाई देता है जो सभी को चौंका देता है। कहीं से भी अचानक अज्योर फ्लेम्स का एक पैक और उसका मेगा एवोल्यूशन वर्जन उनके सामने प्रकट हो जाता है। उस जायंट मैजिक बीस्ट को देखकर तीनों वहीं जम जाते हैं और सैरा चिल्लाती है कि यह एज्योर किंग है। एज्योर किंग अपनी विशाल साइज और चमकती हुई ब्लू बर्निंग फ्लेम के साथ उन्हें पूरी तरह स्टंड कर देता है। वह इतनी जोर से रोर करता है कि सब डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर वह अपने क्लॉज का इस्तेमाल करके अटैक करता है, लेकिन वे सभी इतने स्लो होते हैं कि रिएक्ट करना तो दूर, एक उंगली तक नहीं उठा पाते। कैप्टन ग्लेन की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है और वह आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि उसकी स्क्वाड अब मरने वाली है। जब वे फिर से आंखें खोलते हैं तो वे कुछ ऐसा देखते हैं जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। एक लो रैंकिंग सर्वेंट जिसके पास कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं होने चाहिए, उसने अज्योर किंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। कैप्टन ग्लेन उससे पूछता है कि वह असल में है कौन, और अपने ऑरा फार्मर अंदाज में कॉलिन जवाब देता है कि वह वही हीरो है जिसने उन्हें एक ही दिन में दूसरी बार बचाया है।
जैसे ही सिंपल अटैक्स का एज़्योर किंग पर कोई असर नहीं होता, हमारा बॉय आगे बढ़ता है और अपने स्पेशल मूव माउंटेन क्रशर का इस्तेमाल उस जायंट वुल्फ पर करता है। लेकिन अटैक काफी शैलो होता है और एलीट मॉब की हार्ड हाइड पर कोई असली डैमेज नहीं छोड़ पाता। तुरंत उसके बाद वुल्फ काउंटर अटैक करता है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्पैक्ट को पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि उसकी सोर्ड टूट जाती है और वो पीछे की ओर उड़कर गिर जाता है। इस हिट के बाद उसे समझ आ जाता है कि अपनी करंट कंडीशन में वो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। उसकी जैसी नॉर्मल सोर्ड इस पर लगभग कोई डैमेज नहीं कर रही। ये देखते ही तीनों रॉयल गार्ड्स तुरंत आगे बढ़कर उसे कवर करते हैं और सैरा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। कैप्टन ग्लेन सभी को बताता है कि एज़्योर किंग एक हाई लेवल मॉन्स्टर है जिसने पहले ही कई एलीट सोल्जर्स को मार दिया है। तभी एज़्योर किंग अपने अंडरलिंग्स को आदेश देता है कि वे पार्टी को चारों तरफ से घेर कर अटैक करें। इस पॉइंट पर मार्विन घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करें। ये साइड मॉब्स ही पहले से संभालना मुश्किल है और अब किंग भी सामने है। हमारा बॉय शांत रहकर कहता है कि उन्हें छोटे मॉन्स्टर्स पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें कोई रियल इंटेलिजेंस नहीं है। वे सिर्फ किंग के पपेट्स की तरह एक्ट करते हैं। उन्हें सिर्फ किंग को डील करना है, बाकी मॉब्स खुद ही गिर जाएंगे। कैप्टन ग्लेन को उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ डाकू कहता है कि इस मॉन्स्टर ने कई एलीट गार्ड्स को मार दिया है तो उनके जीतने की चांस बहुत कम है। वह पूछता है कि ब्रोकन सोर्ड के साथ वो जीतने का प्लान कैसे बना रहा है। हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट कॉलिन बस इतना कहता है कि कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, जिससे डकू को लगता है कि इसका दिमाग खराब है। फिर भी कैप्टन ग्लेन इस प्लान से सहमत हो जाता है और कहता है कि वे तभी बच सकते हैं जब एक यूनिट की तरह लड़ें। मीनवाइल सैरा कहती है कि अंडरलिंग्स के प्रोटेक्शन में किंग तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसके जवाब में हमारा बॉय उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जल्द ही एक ओपनिंग बनेगी। उसी समय एज़्योर किंग जोर से दहाड़ता है और उसके पपेट्स हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कॉलिन काल्मली सभी से कहता है कि कंपोज्ड रहें और एनिमीज को पास आने दें। मार्विन तुरंत उस पर चिल्लाता है कि उसे ऑर्डर्स देने का हक किसने दिया। सरप्राइजिंगली कैप्टन ग्लेन बीच में आता है और कहता है कि आपस में लड़ने का यह सही समय नहीं है। वह अपने मैन को हमारे हीरो की बात मानने का आदेश देता है। आगे बढ़ने से पहले कॉलिन डाकू से कहता है कि अगर वह अपनी सिस्टर के लिए प्राउड बिग ब्रदर बनना चाहता है तो उस पर भरोसा करे। तभी कैप्टन ग्लेन चिल्लाता है कि एनिमी उन पर पहुंच चुका है। फिर भी वह कहता है कि उन्हें वेट करना होगा और डिस्टेंस कम होने देना होगा। जब एनिमीज बिल्कुल आर्म्स लेंथ के अंदर आ जाते हैं तभी वह फाइनली अटैक का सिग्नल देता है। सबसे पहले वह कैप्टन ग्लेन को कहता है कि अपने होली प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके एनिमीज को ब्लाइंड करे। फिर मार्विन को आदेश देता है कि हेवन शेकर से उन्हें पीछे धकेले और आखिर में सैरा को कहता है कि अपनी फैंटम ब्लेड से रास्ता बनाए। उसके कमांड्स को फॉलो करते हुए सभी अपना रोल निभाते हैं और एनिमी लाइन के बीच एक क्लियर पाथ बन जाता है। कैप्टन लड़ते हुए सोचता है कि कोई इंसान इतने सारे सोर्ड आर्ट्स और वेपन स्टाइल्स में इतना फेमिलियर कैसे हो सकता है। जैसे ही ओपनिंग बनती है हमारा बॉय तुरंत डकू को अपने पीछे आने को कहता है। सैरा अपने अंदाज में उसे मोटिवेट करती है। लिटिल डॉगी कहकर उसे वार्न करती है कि इस बार गड़बड़ मत करना। बेचारा डकू अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वह उसे बार बार ऐसा क्यों बुला रही है। ओपनिंग का फायदा उठाते हुए कॉलिन और डकू तेजी से किंग की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में डकू उससे पूछता है कि वह क्या करने वाला है। वह समझाता है कि सभी एज़्योर किंग से डरते हैं और अगर वे बिना इंटिमिडेशन के सीधे उस पर हमला करेंगे तो वह नोबल क्रीचर खुद हिल जाएगा और रिएक्ट नहीं कर पाएगा। डाकू अभी भी उसकी लॉजिक पूरी तरह नहीं समझता और पूछता है कि ब्रोकन सोर्ड के साथ वह किंग पर अटैक कैसे करेगा। इसके जवाब में हमारा बॉय उससे पूछता है कि क्या वह किसी और तरीके के बारे में सोच सकता है जिससे बिना सोर्ड के भी किसी पर हमला किया जा सके। डाकू को वह मोमेंट याद आता है जब उसे बताया गया था कि कॉलिन मैजिक यूज कर सकता है। अब वह सोचने लगता है कि क्या यह रास्कल सच में ऐसा कर पाएगा और किंग को हरा देगा। अगले ही पल कॉलिन अपने हाथों से एक माना लाइन मैनिफेस्ट करता है जो उसके पूरे शरीर में मैजिक के फ्लो को फुल कैपेसिटी पर एक्टिवेट कर देती है। अपनी माना को लिमिट तक पुश करते हुए वह एक पावरफुल मूव आइस लोटस अनलीश करता है। बिना किसी रोक टोक के एज़्योर किंग पर काउंटलेस आइस शार्ड्स की बौछार होने लगती है और डाकू अपनी आंखों के सामने हो रही इस घटना पर यकीन नहीं कर पाता। मॉन्स्टर इस असॉल्ट को झेल जाता है। तभी डाकू आगे कूदता है और उसके सिर पर उतरकर अपनी सोर्ड को पूरी ताकत से उसके स्कल में घोंप देता है। हमारा हीरो उस स्ट्राइक को अपनी इटर्नल मैजिक से रीइंफोर्स करता है और अगले ही पल मॉन्स्टर गिर पड़ता है। जहां वह खड़ा था वहां से एक बीम ऑफ लाइट उठती है
जैसे ही वह गिरता है, सभी छोटे एज़्योर वुल्व्स घबराकर फॉरेस्ट में भाग जाते हैं। दाकू अभी भी समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। वह डिसबिलीफ में बैटलफील्ड को देखता है, जहां इतनी इंटेंस क्लैश के बाद अब सन्नाटा छा गया है। रॉयल गार्ड्स तुरंत आगे आते हैं और पूछते हैं कि फाइट खत्म होने के बाद सब ठीक है या नहीं। कैप्टन ग्लेन ऑब्जर्व करता है कि एज़्योर फ्लेम वुल्व्स अपने लीडर के डिफीट होने के कारण भाग गए हैं। मीनवाइल मार्विन सवाल करता है कि उन्होंने बिना किसी बैकअप के इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे गिरा दिया। कॉलिन जवाब देता है कि यह प्लान सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से सफल हुआ और मानता है कि उनके बिना रिजल्ट क्या होता ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सारा एक आइस शार्ट को ध्यान से एग्जामिन करती है और हमारे हीरो की असली एबिलिटीज को लेकर सस्पिशियस होने लगती है। मार्विन कहता है कि यह लड़का उसे कैप्टन के यंगर डेज की याद दिलाता है, जिससे डाकू कंफ्यूज हो जाता है कि यह फॉर्मर कैप्टन कौन है। मार्विन बताता है कि मार्किस डेरियस हॉल कभी उनका लीडर था और सारा जोड़ती है कि वे सभी लायन हार्ट ब्रिगेड में उसके अंडर सर्व करते थे। वह आगे बताती है कि ब्रिगेड डिसबैंड होने के बाद जो बचे वे रॉयल गार्ड्स बन गए। फिर वह सार्कास्टिकली कहती है कि ओल्ड लेडी का डॉग इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं जानता, जिससे डाकू का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे उससे भिड़ता है और कहता है कि उसे ओल्ड लेडी का डॉग कहना बंद करे। उसका नाम डाकू है और वह उस पर प्राउड है। वह मांग करता है कि वह उसका नाम अपनी मेमोरी में एंग्रेव करे और बिना झिझक उसे ओल्ड हैग कहकर जवाब देता है। यह सुनकर सैरा को गहरा झटका लगता है और वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जबकि मार्विन ऑकवर्डली समझाता है कि वह काउंटेस को ओल्ड लेडी कहती है। यह सुनकर डाकू हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाए, सैरा अचानक उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि वह उसे बूढ़ी क्यों समझता है। वह आर्ग्यू करती है कि वह अब भी अपनी प्राइम यूथफुल ब्यूटी में है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन दकू पीछे हटने से मना कर देता है और इंसिस्ट करता है कि उसका प्राइम पहले ही गुजर चुका है। वह उसे रियलिटी डिनाई करने के लिए कॉल आउट करता है और वह तुरंत बिना दया के उसे चोक होल्ड में जकड़ लेती है। हमारा हीरो अपने पास्ट लाइफ का एक मोमेंट ब्रीफली याद करता है जब डाकू और बाकी लोग इसी तरह मजाक करते थे, लेकिन यह मेमोरी जल्दी फेड हो जाती है क्योंकि पास आती घोड़ों की आवाज उसके थॉट्स को इंटरप्ट कर देती है। यंग मास्टर फ्रीड सीन पर पहुंचता है और उसकी प्रेजेंस देखकर सभी चौंक जाते हैं। सभी तुरंत रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं और वह बताता है कि डिस्टर्बेंस की खबर मिलते ही वह कैंप से यहाँ आ गया। वह चारों ओर गिरे हुए एज़्योर फ्लेम वुल्व्स को देखता है और पूछता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। कैप्टन ग्लेन बताता है कि वे इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्लूमवुड फॉरेस्ट के अंदर गए थे, तभी पैक ने अचानक बिना वार्निंग के उन पर हमला कर दिया। वह जोड़ता है कि अगर कॉलिन और डाकू सही समय पर नहीं आते तो वे इस एनकाउंटर से बच नहीं पाते। फ्रीड अपना ध्यान हमारे हीरो की ओर करता है, जो बिना किसी और चीज की परवाह किए मॉन्स्टर कोर्स कलेक्ट करने में लगा है। वह सोचता है कि ऐसा कोई इंसान यहाँ आखिर कर क्या रहा है। कैप्टन ग्लेन कहता है कि दोनों में रिमार्केबल पोटेंशियल है और रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें कैंप ले जाकर उनके अचीवमेंट्स रिपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। फ्रीड को तुरंत याद आता है कि कॉलिन पहले ही सक्सेशन की रेस में उसे चैलेंज कर चुका है और वह समझ जाता है कि इस जीत की खबर उसे सीरियस डिसएडवांटेज में डाल देगी। यह सोच उसके दिमाग में बैठते ही वह डाकू की ओर देखता है और चुपचाप अपने मन में एक नई योजना बनाना शुरू कर देता है। वह डाकू के पास चलता हुआ आता है और कहता है कि वह सोच रहा था कि उसे हाल ही में कहीं क्यों नहीं देखा गया, जिससे माहौल तुरंत ही तनावपूर्ण हो जाता है। वह सवाल करता है कि डाकू किसी कॉलिन जैसे व्यक्ति के साथ समय क्यों बिता रहा है और इशारा करता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। वह आगे कहता है कि एक लो रैंकिंग सर्वेंट का हंटिंग ग्राउंड्स में प्रवेश करना एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है और पूछता है कि क्या डाकू उन चीजों का स्वाद चखना चाहता था जो साफ तौर पर उसके लिए फॉरबिडन थीं। डाकू चुप रहता है, जबकि फ्रीड उसे वर्थलेस आदमी कहता है और जोड़ता है कि उसकी बहन एरिका निराश महसूस करेगी अगर उसे पता चला कि वह पहले सिखाए गए सबक पहले ही भूल चुका है। कॉलिन आगे बढ़ता है और कहता है कि वह अभी भी उस पैम्पर्ड ब्रैट से ऊपर है जो अपनी माँ के सहारे के बिना कुछ नहीं कर सकता। फिर वह व्यंग्य में फ्रीड को ग्रीट करता है और उसे फेलियर कहता है। सैरा हल्की सी हंसी छोड़ती है, जबकि कैप्टन ग्लेन उसे लाइन में रहने और स्थिति को और न बढ़ाने के लिए कहता है। फ्रीड इस अपमान से गुस्से में आ जाता है, लेकिन कॉलिन जारी रखता है और समझाता है कि लोग इसलिए नहीं झुकते क्योंकि फ्रीड प्रभावशाली है, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी माँ काउंटेस्ट है। पूरा समूह शॉक में चला जाता है जब कॉलिन जोड़ता है कि सिर्फ पावरफुल पेरेंट्स के सहारे दूसरों को आदेश देना कितना अच्छा लगता होगा। फ्रीड उसे डराने की कोशिश करता है और दावा करता है कि वह उसे बिना किसी प्रयास के मरवा सकता है। कॉलिन शांत स्वर में सहमत होता है, लेकिन कहता है कि फ्रीड ऐसा तभी कर सकता है जब वह अपनी माँ के पास जाकर उससे कहे कि वह उस सर्वेंट से निपटे जो उसे परेशान कर रहा है। फ्रीड नियंत्रण खो देता है और अपने आदमियों को उसे तुरंत पकड़ने का आदेश देता है और चेन्स प्रकट हो जाती हैं जब असैसिन्स कॉलिन को यंग लॉर्ड के आदेश के अनुसार बांध देते हैं।
एक असैसिन उसकी गर्दन पर ब्लेड रख देता है और सभी देखते हैं कि स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हो जाती है। रॉयल गार्ड्स असैसिन्स को पहचान लेते हैं कि ये एम्पायर के ब्लेड्स हैं, एक एलीट इन्फिल्ट्रेटर्स का समूह जिसे विलियम्स फैमिली इस्तेमाल करती है। सैरा कहती है कि नोबल्स भी उनसे डरते हैं क्योंकि उनके रूथलेस तरीके और अनमैच्ड स्किल हैं, और वह सवाल करती है कि काउंटेस्ट अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा क्यों करती है। इससे पहले कि बात और बिगड़े, कैप्टन ग्लेन आगे आता है और फ्रीड से कहता है कि वह इस मामले को छोड़ दे क्योंकि दोनों सर्वेंट्स लॉर्ड के डायरेक्ट ऑर्डर्स के तहत जांच में मदद करने आए हैं। फ्रीड दांत भींचता है और पूछता है कि क्या ग्लेन भी उसका विरोध करना चाहता है, लेकिन कॉलिन बीच में बोलता है और कैप्टन से कहता है कि उसकी चिंता न करें। वह उससे कहता है कि वह इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स फैमिली के हेड को रिपोर्ट कर दे। सैरा तुरंत समझ जाती है कि कॉलिन उन्हें जाने दे रहा है क्योंकि वे किसी पक्ष में नहीं जा सकते, इसलिए पीछे हटना ही एकमात्र विकल्प है। ग्लेन हिचकिचाता है, फिर अपनी नाराजगी के बावजूद दूसरों के साथ पीछे हट जाता है। फ्रीड कॉलिन की ओर देखता है और पूछता है कि क्या अब उसे समझ आया कि जब उसकी जिंदगी यंग लॉर्ड के हाथ में हो तो वह कितना असहाय है। कॉलिन कहता है कि अगर उसका इरादा यही है तो उसे मार दे, लेकिन फ्रीड कहता है कि उसके पास इससे बेहतर आइडिया है और धीरे से अपनी तलवार निकालता है। वह डाकू को बुलाता है और कहता है कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर वह हथियार उसके सामने फेंक देता है। वह डाकू से कहता है कि अगर वह तलवार उठाकर उस सर्वेंट को मार दे तो वह खुद को रिडीम कर सकता है, जिससे डाकू पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। फ्रीड फिर वादा करता है कि अगर वह इस आदेश को पूरा करता है तो वह डाकू को आजाद छोड़ देगा। कहानी फिर कॉलिन के रिग्रेशन से पहले के जीवन में लौटती है। ठीक 1 मंथ बाद जब डीमंस अर्थ पर उतर चुके थे, उसे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स पीट रहे होते हैं जो गॉब्लिन्स और ओगर्स के मिश्रण जैसे दिखते हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड पहले ही उसे पकड़ चुका होता है और उसे पैथेटिक सेवियर कहकर मजाक उड़ाता है। डीमन लॉर्ड उसे एक तलवार देता है और कहता है कि अगर कॉलिन अपने दोस्त डाकू को मार दे जो उसके साथ पकड़ा गया है तो वह पकड़े गए ह्यूमंस के बदले सौदा करेगा। डाकू पहले ही अपनी लिमिट पर दिखता है और मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा होता है। डीमन लॉर्ड वहां बैठकर इस दृश्य का आनंद लेता है, संतुष्ट कि उसने ह्यूमैनिटी के तथाकथित हीरो को अपने ही हाथों से अपने दोस्त को मारने पर मजबूर कर दिया है। कोई विकल्प न बचने पर कॉलिन साथ देता है और तलवार उठा लेता है। वह डाकू की ओर बढ़ता है जो फिर बोलना शुरू करता है और अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई थी वही दिन उसकी बहन एरिका का बर्थडे भी था। इसके कुछ समय बाद उनकी मां की एक अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो जाती है और दोनों, जो अब अनाथ हो चुके थे, पकड़ लिए जाते हैं और स्लेव्स बना दिए जाते हैं। वह आगे बताता है कि मार्की डैरियस ने अंततः उन्हें ढूंढा और खरीद लिया, लेकिन उनकी किस्मत पूरी तरह से उनका साथ नहीं देती क्योंकि उसे अभी भी अपनी बहन से अलग होना पड़ा, जिसे डेरियस की दूसरी पत्नी के आदेश पर विलियम्स फैमिली एस्टेट भेज दिया गया। डाकू फिर समझाता है कि चूंकि डीमन रेस अभी उस एस्टेट तक नहीं पहुंची है, वह कॉलिन से अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उसकी बहन का ख्याल रखने को कहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वह वहां सुरक्षित रहेगी। वह उसे बताता है कि उसकी बहन खाने को लेकर हमेशा पिकी थी और अंत में वह कॉलिन से कहता है कि उसकी बहन को बता देना कि उसका भाई एक माइटी नाइट था ताकि वह खुश हो सके, यह जानकर कि उसने आखिर तक उसके लिए लड़ाई की। कॉलिन अपने दोस्त से माफी मांगता है जब वह उसकी आखिरी इच्छा सुनता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है जहां दोनों दोस्त अब विपरीत भूमिकाओं में खड़े हैं। इस बार कॉलिन चेन्स में बंधा हुआ है जबकि डाकू वह है जिसे उसकी जान खत्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब फ्रीड देखता है कि डाकू हिचकिचा रहा है, वह उससे सवाल करता है कि वह अभी तक उसके आदेश का सही से पालन क्यों नहीं कर रहा। डाकू फिर कॉलिन के लिए खड़ा होता है और लॉर्ड के बेटे से बहस करता है कि उन्हें उस व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए जिसने अभी उन्हें मौत के किनारे से बचाया है। फ्रीड गंदा खेल खेलता है और फिर से एरिका का जिक्र करता है, ये कहते हुए कि जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई ने किसी रैंडम स्ट्रेंजर के लिए उसे छोड़ दिया तो वह कैसा महसूस करेगी। वह उसे और उकसाते हुए उसकी बहन के बारे में और बातें जोड़ता है। फ्रीड बताता है कि उसने हाल ही में विलियम्स फैमिली के बटलर से सुना कि वह अपने भाई के लिए एक सोड खरीदने के लिए अपने खाने में कटौती कर रही है और इसी वजह से 1 हफ्ते पहले वह भूख से गिर भी गई थी। ये सुनते ही डाकू डर जाता है और तुरंत घुटनों पर गिरकर यंग लॉर्ड से अपनी बहन को बचाने की भीख मांगता है। फ्रीड, जिसने उसे सफलतापूर्वक मैनिपुलेट कर लिया है, उससे कहता है कि वह कॉलिन को मार दे और बदले में वह यह कर देगा। ये सुनकर कॉलिन पागलों की तरह हंसने लगता है। जब फ्रीड पूछता है कि वह क्यों हंस रहा है, कॉलिन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कावर्ड कहता है, एक कुत्ते से भी नीचे, और उसे उकसाता है कि वह उसे कभी मार नहीं सकता। इसके बजाय वह प्रस्ताव रखता है कि लॉर्ड उसे और डाकू को मौत तक लड़ने दे
ये कहते हुए कि इससे चीजें और एंटरटेनिंग हो जाएंगी। फ्रीड थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कॉलिन क्या योजना बना रहा है। वह सोचता है कि क्या कॉलिन एम्पायर के ब्लेड से डरता है और यह देखने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है कि क्या होता है और उसे छोड़ देता है। कॉलिन फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने खड़ा होकर वार्म अप करता है, लड़ाई के लिए तैयार। अपनी ओर इशारा करती तलवार को देखकर डाकू सोचता है कि क्या कॉलिन सच में गंभीर है और एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फ्रीड फिर से उसकी बहन का जिक्र करता है और उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। इस बिंदु पर कॉलिन पहले ही अपना हमला शुरू कर चुका होता है और पूरी ताकत से डाकू की ओर बढ़ता है। डाकू चौंक जाता है और पीछे की ओर जोर से गिरता है। एमसी तुरंत संभलता है और एक और हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार उसका वार आखिरकार डाकू रोक लेता है, जो बार बार उससे पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है और उसे जवाबी हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। एमसी माफी मांगते हुए जवाब देता है और फिर जोर देकर कहता है कि वह नहीं बनना चाहता जो मर जाए। यह आखिरकार डाकू को अटैक स्टैंस में धकेल देता है और वह एमसी को पीछे कूदकर दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। एमसी फिर अपने ओपोनेंट को चेतावनी देता है कि वह उसे सिर्फ 3 मूव्स में खत्म कर देगा। यह रवैया डाकू को चिढ़ा देता है और वह हिचकिचाते हुए कहता है कि उसे 3 मूव्स की भी जरूरत नहीं है और वह उसे सिर्फ 3 सेकंड्स में खत्म कर देगा। जैसे जैसे ड्यूअल और तीव्र होता जाता है, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी तलवारें टकराने वाली होती हैं, एमसी फुसफुसाता है कि वह अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ेगा। ये डाकू के अतीत की एक याद को जगाता है और उसे एक पल के लिए हिचकिचाने पर मजबूर करता है। डाकू समझ जाता है कि यह ड्यूल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और वह अपने दोस्त के साथ खेल में शामिल होने का फैसला करता है ताकि एक हंगामा पैदा हो सके। ये डिस्टर्बेंस एक साफ मौका बनाता है जिसका एमसी फायदा उठाता है और आगे छलांग लगाकर फ्रीड हॉल को निशाना बनाता है। फ्रीड हालांकि आखिरी पल में अपनी थंडर मैजिक का इस्तेमाल करके तलवार को रोक लेता है। उसे लड़ते देखकर एमसी उसका मजाक उड़ाता है कि आखिरकार उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और विरोध किया। जब मॉमीज बॉय ये ताना सुनता है तो वो गुस्से में आकर एमसी से कहता है कि उसे कम मत समझो क्योंकि वो अपने डायपर्स खुद बदलने में पूरी तरह सक्षम है। जैसे ही एमसी पीछे धकेला जाता है, एम्पायर ब्लेड्स उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फ्रीड उन्हें रोक देता है और चिल्लाकर पीछे रहने को कहता है। अब फ्रीड पूरी तरह उकस चुका है और दावा करता है कि वो खुद एमसी को हमेशा के लिए खत्म करेगा, इसलिए उसे किसी की दखल नहीं चाहिए। वो अपने हाथ में लाइटनिंग इकट्ठा करता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे एमसी थोड़ा टेंस हो जाता है क्योंकि उसका सिस्टम एक मजबूत मैजिक सोर्स डिटेक्ट करता है। सामने क्या है समझने के लिए कॉलिन ध्यान से फ्रीड के स्टैट्स एनालाइज करता है। उस आदमी के पास 0 मैजिक रेजिस्टेंस है और उसकी लाइटनिंग मैजिक बस मिड लेवल की है। फिर भी सिस्टम कॉलिन को चेतावनी देता है कि वो अपने लेवल पर इसे सही से सह नहीं पाएगा। ये देखकर रेकलेस डेयरडेविल चौड़ी मुस्कान के साथ उत्साहित हो जाता है। वो खुद टेस्ट करना चाहता है कि ये जानकारी सच है या नहीं। अपनी हथेलियों में फ्रोजन आइस समन करके वो बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रीड की रेजिंग पर्पल लाइटनिंग को सीधे टक्कर देता है। दोनों एलिमेंट्स आपस में जोरदार टकराते हैं और अपने रास्ते में सब कुछ चीर देते हैं। जब उनके बीच धूल का घना बादल बन जाता है, फ्रीड को लगता है कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। एक लोली प्लीबियन को तो मैजिक इस्तेमाल करना भी नहीं आना चाहिए। उनका पहला फ्लैशी एक्सचेंज ड्रॉ में खत्म होता है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। अचानक धूल के पीछे से आइस के शार्ड्स निकलते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से हार्मलेस वाटर वेपर में बदल देता है। कंफ्यूज्ड और थोड़ा परेशान होकर वो सोचता है कि ये आइस आखिर आ कहां से रही है। तभी हमारा लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कैजुअली पूछता है कि उसकी अमेजिंग मैजिक का सारा जोश अचानक कहां चला गया। एक तीखी नजर से जो सीधे फ्रीड को भेद देती है, वो उसे वही कहता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, एक फेलियर। सबकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं जब वो देखते हैं कि एक लो बॉर्न सीधे एक नोबल के मैजिक हमले को सह गया। डाकू को शक होता है कि क्या उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। वहीं यंग मास्टर पसीने से तर हो जाता है। एक प्लीबियन ने आइस मैजिक कास्ट की जो उसके अपने अटैक से भी ज्यादा मजबूत थी। वो खुद को समझाता है कि ये जरूर कोई सस्ता ट्रिक होगा। अपनी सबसे ताकतवर थंडर स्पेल समन करते हुए नोबल जोर से कहता है कि ये मानना पूरी तरह बकवास है कि कोई लो बॉर्न असली मैजिक चला सकता है। हमारा हीरो जल्दी से खुद को हल्की नीली ओरा में ढक लेता है ताकि आने वाले पावरफुल बोल्ट से बच सके, लेकिन अचानक उसे एक चेतावनी मिलती है कि उसके मैजिक रिजर्व्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उसका डिफेंसिव स्पेल तुरंत फेल हो जाता है। माना एग्जॉस्शन उसे बुरी तरह प्रभावित करती है और वो मुश्किल से खड़ा रह पाता है, अपनी तलवार को सहारे की तरह इस्तेमाल करते हुए। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए वो दांत भींचकर फ्रीड की रेजिंग पर्पल थंडर को सीधे झेल लेता है। नोबल बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता
और उसे पूरी ताकत से खत्म करने के इरादे से हमला करता है। उसकी स्किन जलने लगती है और कॉलिन को कड़वा पछतावा होता है कि शायद वो दूसरी बार भी उसी रेड हेडेड विच से हार जाएगा। वो साफ तौर पर इनकार करता है कि उसकी दूसरी जिंदगी भी उसी दुखद किस्मत में बदल जाए। बिना किसी मैना के भी वो जबरदस्ती मैजिक कास्ट करता है। मैजिक बुक सिस्टम एक खतरनाक वार्निंग दिखाता है कि बिना मैना के मैजिक इस्तेमाल करने से वो बर्जर्क हो जाएगा, लेकिन कॉलिन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो पागल होना पसंद करेगा, लेकिन पछतावे में डूबकर मरना नहीं। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। रहस्यमयी ब्लू और ब्लैक फ्लेम्स अचानक उसके आधे शरीर को घेर लेती हैं। कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर उन डीमंस जैसा दिखने लगता है जिन्हें उसने अपनी पिछली जिंदगी में मारा था। यहाँ तक कि मैजिक बुक भी उसके असली स्टैट्स को जज नहीं कर पाती और हर कैटेगरी में अननोन दिखाती है। इस अजीब और जबरदस्त पावर को अपने शरीर में उफनते हुए महसूस करते हुए उसे खुद समझ नहीं आता कि क्या सोचे। अचानक एक तेज जलता हुआ हेडेक उसे फोकस करने और सांस लेने तक में मुश्किल दे देता है। दर्द को झेलते हुए सतर्क वॉरियर नोटिस करता है कि फ्रीड के पास भी ज्यादा स्टैमिना नहीं बचा है। वो एक साफ मैजिक इम्ब्यूड स्लैश से नोबल की सारी लाइटनिंग को काट देता है। फ्रीड शुद्ध डर में उसे देखता रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना खतरनाक मैजिक कभी नहीं देखा। वो जड़ हो जाता है जब हमारा लड़का अचानक हवा में ऊंचा छलांग लगाता है। जैसे ही वो अपनी तलवार जमीन में जोर से मारता है, नीचे से मैसिव जैगेड आइस के टुकड़े हिंसक तरीके से फूट पड़ते हैं, सीधे फ्रीड की ओर निशाना बनाकर। नोबल को अब भी भरोसा रहता है कि उसकी इंटरमीडिएट लेवल थंडर मैजिक इस आइस को आसानी से खत्म कर देगी, लेकिन उसे बहुत देर से समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रैक्शन था ताकि उसका ओपोनेंट चुपचाप उसके पीछे पहुंच सके। एक सीजन्ड असैसिन की तरह कॉलिन पीछे से आता है, जबकि फ्रीड अभी भी आइस शार्ड्स को रोकने में व्यस्त होता है। फ्रीड की आंखें डर से सिकुड़ जाती हैं और उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। आखिरी कोशिश में वो अपने फेवरेट हॉर्स को मीट शील्ड बनाकर मुश्किल से मौत से बचता है। वो अस्थिर होकर अपने पैरों पर उतरता है, जो कभी ग्रास पर नहीं चले थे। दूसरी तरफ हमारा हीरो अब भी सीमिंगली इन्फिनिट ब्लू माना छोड़ रहा होता है। उसकी भारी सांसों को देखकर नोबल समझ जाता है कि उसका दुश्मन एग्जॉस्शन के किनारे पर है। वो चिदोरी ब्लेड कास्ट करता है, अपने हाथ में क्रैकलिंग लाइटनिंग इकट्ठा करते हुए। हमारा लड़का बिना किसी डर के उन लाइटनिंग बोल्ट्स को आसानी से काट देता है और कहता है कि अब उनकी रेकलेस लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। जब उसकी तलवार यंग मास्टर के पीले चेहरे से कुछ इंच दूर रुकती है, फ्रीड को एहसास होता है कि इस बार मॉमी उसे बचा नहीं पाएगी। वो पीछे कूदता है और आंखें बंद कर लेता है, सोचते हुए कि उसने अच्छी जिंदगी जी ली। तभी एक चमकता हुआ गोल्डन मैजिक सर्कल अचानक उसे टर्किश डिलाइट की तरह छेदे जाने से बचा लेता है। वो कॉलिन के अटैक को पलटकर उसी पर वापस फेंक देता है, जिससे वो थोड़ी दूर जमीन पर जा गिरता है। दोनों लड़के हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि फ्रीड को बचाने वाला कौन है और जो उन्हें तुरंत रुकने को कहता है। लॉर्ड डैरियस उन्हें बताता है कि वो किसी क्रूड ग्लेडिएटर अरीना में नहीं है, ये एक नोबल हंटिंग ग्राउंड है, इसलिए उन्हें अपनी बेकार की लड़ाई तुरंत बंद करनी चाहिए। अपने आर्मर्ड स्टीड पर बैठा वो शांति से सुझाव देता है कि वो ग्रैंड हाउस ऑफ हेल लौटने के बाद सही और ऑफिशियल ड्यूल करें। फ्रीड अपने पिता को उतनी ही कृतज्ञता से देखता है जितनी नफरत से। वहीं हमारा हीरो अपनी ग्लोइंग डीमन लाइक आंखों के साथ चुपचाप देखता रहता है। जैसे ही उसकी अनस्टेबल मैजिक पूरी तरह खत्म हो जाती है, वो घुटनों पर गिर जाता है और धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। उसकी फेंट लेकिन अजीब मैजिक ऑरा को महसूस करके लॉर्ड सच में हैरान और चिंतित हो जाता है। कॉलिन समझ जाता है कि फिलहाल खतरा टल गया है, इसीलिए वो आखिरकार डीला छोड़ देता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं जब वो पूरी तरह होश में आता है। आंखें खोलते ही वो खुद को हॉल मैंशन के अंदर एक मुलायम बिस्तर पर पाता है। अचानक उसे वही बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है जो डिमोनिक मैजिक के समय हुई थी। वो तुरंत उठकर खुद को चेक करता है और किस्मत से वो पूरी तरह नॉर्मल है। उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आया। वो चुपचाप खुश होता है कि वो कोई हॉर्न्ड डीमन नहीं बना। तभी पास से एक जानी पहचानी नरम आवाज आती है कि अच्छा है, वो आखिरकार जाग गया। वो दाईं ओर देखता है और ज़ॉम्बी जैसा दिखता डकू नजर आता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोमा में वो नहीं बल्कि डाकू था 5 दिनों तक। बेचारा जल्दी से उसे सब बताता है कि वो बेहोश हो गया था और सब बहुत चिंतित थे। सैरा ने उसे बार बार थप्पड़ मारे ताकि वो होश में आए और कैप्टन ग्लेन उसे उठाकर मैंशन तक लाए। सैरा इतनी चिंतित थी कि उसने डॉक्टर्स को धमकी दी कि अगर वो उसे नहीं बचा पाए तो वो भी उसी कॉफिन में जाएंगे। उसे ये सब मानना मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें शक नहीं कि वो अभी पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। फ्रेश एयर लेने के लिए वो डाकू को ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए बुलाता है और सैरा को प्रॉपरली धन्यवाद देना चाहता है।
साथ ही वो डाकू के सेक्रेड ब्रो कोड निभाने को नहीं भूलता। वो हल्की शरारती मुस्कान के साथ अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है। डाकू दिखाता है कि ये कुछ नहीं था, लेकिन वो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है कि कॉलिन के वोकेबुलरी में थैंक यू जैसे शब्द भी हैं। बाद में टाउन में बाकी सारे सर्वेंट्स हमारे हीरो को गुजरते देख कांपने लगते हैं। वो उन्हें शक भरी नजर से देखता है, सोचते हुए कि कहीं उसके चेहरे पर कुछ अजीब तो नहीं है। वो कुछ मेड्स को फ्रीड के साथ उसकी इंटेंस फाइट के बारे में फुसफुसाते हुए सुन लेता है। चुपचाप उनके पास जाकर अचानक कूद कर उन्हें डराते हुए वो पोलाइटली कहता है कि जो कुछ उन्होंने उसके बारे में सुना है वो ठीक ठीक बताएं। डरी हुई लड़कियां बिना एक पल गंवाए तुरंत भाग जाती हैं। तकू समझ नहीं पाता कि औरतें ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, जैसे उन्होंने कोई गोस्ट देख लिया हो। अपने दोस्त के पेल चेहरे को ध्यान से देखकर शर्लॉक अंदाजा लगाता है कि वो उसके लाइफलेस ज़ॉम्बी लुक से डर गई हैं। तकू चिढ़ जाता है क्योंकि उसी की वजह से वो 4 रात लगातार जागा रहा। तकू के इस एटीट्यूड से खुश नहीं होकर वो जोर से चिल्लाता है कि उसने उसे अपना पर्सनल नर्स बनने को कभी नहीं कहा था। तभी लेफ्टिनेंट हेयरलॉस अपनी टीम के साथ आता है और खुलेआम हाउस हॉल के फ्यूचर लॉर्ड का मजाक उड़ाता है। उसकी बेवक्त दखल से चिढ़कर दोनों लड़के एक साथ उस बेवकूफ पर चिल्लाते हैं कि ये सही समय नहीं है। वो किसी तरह उससे बिना वजह माफी भी मंगवा लेते हैं। एक पल के कंफ्यूजन के बाद लेफ्टिनेंट गुस्से में कहता है कि वो आज यहाँ कुछ दिन पहले मिली बेइज्जती का बदला लेने आया है। बूढ़े आदमी की लगातार बकवास से परेशान होकर हमारा लड़का सीधे उसके पास चला जाता है, जबकि वो पिछली हार के बहाने बना रहा होता है। ये लेफ्टिनेंट सच में मानता है कि इस बार सब अलग होगा और वो आखिरकार इस बदतमीज बच्चे को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। वो उंगलियां चटकाता है और अपनी स्क्वाड का नाम जोर से पुकारता है। कुछ अजीब सेकंड गुजरते हैं जब वो खड़ा रहता है, उम्मीद करते हुए कि हमारा लड़का तुरंत गिर जाएगा। जब वो देखता है कि उसके आदमी बस कंफ्यूज्ड डकलिंग्स की तरह खड़े हैं, तो वो भौं सिकोड़ कर पूछता है कि क्या वो अचानक बहरे हो गए हैं। उसके लिए वो स्नैप एक साफ सिग्नल था अटैक करने का। उसके सैनिक हिचकिचाते हैं और याद दिलाते हैं कि उनका टारगेट वही मॉन्स्टर है जिसने मास्टर फ्रीड के साथ नेक एंड नेक लड़ाई की थी। डाकू हल्की हंसी छोड़ता है। कॉलिन को करीब से लड़ते देखने के बाद उसे उनकी रिएक्शन पर कोई हैरानी नहीं होती। लेफ्टिनेंट के माथे पर शर्म से नस उभर जाती है। चूंकि उसके आदमी में हिम्मत नहीं है, वो खुद आगे बढ़कर अपनी बची हुई इज्जत बचाने का फैसला करता है। तभी उसकी नजर अपने फेवरेट पॉन पर पड़ती है, जो बिल्कुल सही जगह खड़ा होता है। वो तुरंत उसकी कॉलर पकड़कर उसे आगे खींचता है और उसे गद्दार कुत्ता कहता है जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया। इसे सीरियस ऑफेंस बताते हुए लेफ्टिनेंट खुद ही उसे सजा देने की जिम्मेदारी लेता है। वो घटिया आदमी अपने बेबस सबॉर्डिनेट को मारने के ख्याल से खुश भी दिखता है, लेकिन डाकू शांति से कुछ ऐसा करता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और उसके कमजोर पंच को एक हाथ से रोक देता है। लेफ्टिनेंट का हाथ कांपने लगता है और डाकू की मजबूत पकड़ में फंस जाता है। डाकू साफ कहता है कि इस कचरे के पास उसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो आराम से लेफ्टिनेंट हेयरलॉस को ऐसे परे फेंक देता है जैसे कोई क्लिंगी एक्स जो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। आदमी शौक से लगभग सुन्न हो जाता है, समझ नहीं पाता कि उसका आज्ञाकारी पिल्ला अचानक उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे जुटा पाया। तेज बहस सुनकर कैप्टन ग्लेन आता है और पूछता है कि सुबह सुबह ये शोर क्यों हो रहा है। उसके तुरंत बाद मार्विन और सैरा भी आते हैं। दोनों साफ तौर पर अनॉयड होते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट इंटरप्ट हो गया। लेफ्टिनेंट स्मग हंसी हंसता है। उसे यकीन होता है कि रॉयल गार्ड इन ट्रबल मेकर्स को उससे भी बुरी सजा देंगे। वो चापलूस तुरंत गार्ड्स के सामने झुककर उनकी तारीफ करने लगता है। वो जल्दी से बताता है कि वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था और इन बदतमीज बच्चों को मैनर्स सिखा रहा था जो उसके पीछे जो बनकर खड़े हैं। हमारा लड़का कैप्टन ग्लेन को ऐसे सैल्यूट करता है जैसे सब नॉर्मल हो। लेफ्टिनेंट को यकीन नहीं होता और वो हैरान होता है कि वो किसी हायर रैंक वाले से इतनी कैजुअली बात कर रहा है। तभी मार्विन आगे आता है और लेफ्टिनेंट को थप्पड़ मारकर किनारे कर देता है, कहते हुए कि उसे बस खुशी है कि कॉलिन आखिरकार जाग गया। ये सब देखकर लेफ्टिनेंट का चेहरा पूरी तरह कंफ्यूजन से नीला पड़ जाता है। इस वक्त वो टेरिटोरी के सबसे एलीट गार्ड्स को उस इंसोलेंट ब्रैट के साथ ऐसे हंसी मजाक करते देख रहा है जैसे वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हों। एक पल के लिए वो खुद को समझाता है कि ये सब बस एक फीवर ड्रीम है। अब कोई ऑप्शन न बचने पर वो आर्ग्यू करता है कि एलीट गार्ड्स का किसी लो रैंकिंग सर्वेंट के साथ सोशलाइज करना अनएक्सेप्टेबल है। सेरा उसका कंधा पकड़कर साफ कहती है कि ओल्ड हैग कटरीना के बनाए लॉज उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो ये भी जोड़ती है कि उसकी वाइनिंग आवाज उसे बहुत इरिटेट करती है, इसलिए वो चुप रहे, वरना उसे दूसरा आई पैच पहनना पड़ सकता है। ये जेंटल वार्निंग देने के बाद हमारा हीरो रॉयल गार्ड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। वो मुड़कर मिस्चीवस स्मर्क के साथ बॉस से पोलाइटली माफी मांगता है कि उसने उसे फिर से एम्बैरेस कर दिया। फिर सीन नियर बाय बार में शिफ्ट होता है जहां वो उसकी रिकवरी सेलिब्रेट करते हैं।
कॉलिन मानता है कि वो पहले ही उन्हें थैंक्स कहना चाहता था और अब उस पर एक और फेवर चढ़ गया है। सैरा कंधे उचकाकर कहती है कि उसने मदद इसलिए की क्योंकि वो पोटैटो हेड को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कैप्टन ग्लेन उसे याद दिलाता है कि उसने भी फॉरेस्ट में उनकी बड़ी मदद की थी। क्यूरियस होकर दाकू पूछता है कि क्या वो लेफ्टिनेंट को लंबे समय से जानती है। ये सुनते ही वो स्मूथ ब्रेन्ड आदमी को याद कर गुस्से में आ जाती है। टॉपिक बदलने के लिए कैप्टन ग्लेन बात घुमा देता है। वो काफी समय से ये डिस्कस करना चाहता था कि अब उनके पास सिर्फ 3 एलीट नाइट्स बचे हैं और वो चाहता है कि ये दोनों ज्वाइन करें। कॉलिन शांत रहता है, लेकिन उसका दोस्त लगभग पागल हो जाता है ये सोचकर कि उसके जैसा सब्स्टिट्यूट रॉयल गार्ड बन सकता है। ग्लेन जोर देकर कहता है कि ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इससे उन्हें हाई लेवल सर्वेंट्स के सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। हमारा प्रोटोगोनिस्ट बिना एक पल गंवाए ऑफर ठुकरा देता है, कहता है कि उसे नाइट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने इससे भी बड़ी चीज पर नजर रखी है और वो अपनी एम्बिशन से कम किसी चीज पर सेटल नहीं करेगा। उसके ये शब्द पूरी पार्टी को चौंका देते हैं। कोई कहता है कि उसे लॉर्ड ऑफ लाइन बनने जैसे बेवकूफी भरे गोल को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ यंग मास्टर को हराने से वो घमंडी नहीं बन जाना चाहिए। ड्रंक लड़की बीच में बोलती है कि जो भी कॉलिन ने किया वो मैजिक ही था। वो अचानक उसकी तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसने एज्योर किंग को हराने के लिए भी कोई मैजिक इस्तेमाल किया होगा। हमारा लड़का कुछ नहीं बोलता, चीजों को अपने आप चलने देता है, जबकि दूसरा आदमी पूछता है कि एक फॉर्मर स्लेव आखिर मैजिक को छू भी कैसे सकता है। ओल्ड गाइजर बीच में कूदकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। कॉलिन सोचता है कि उसे पहले से पता था कि ये लोग जल्दी ही उसके सीक्रेट्स तक पहुंच जाएंगे। अभी जब सब उसे घूर रहे हैं, वो खुश है कि उसने पहले से एक कवर स्टोरी तैयार कर रखी है, जैसे कोई सीरियल गैसलाइटर हो। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लड़की उसे अक्यूज करने ही वाली होती है। कॉलिन अंदर से उनकी रिएक्शन से डरता है, लेकिन लड़की का गेस होता है कि वो कोई फॉर्मर नोबल है, जिससे वो बेवजह डर जाता है। वो अभी भी हैरान है, जबकि वो खुद ही अपनी थियरी पर खुश हो रही है। वो इतनी ड्रंक है कि ये भी मान लेती है कि वो कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड था जो स्लेवरी में पहुंच गया और अब उसका मिशन है अपना खोया मैंशन वापस लेना और अपनी पावर रिगेन करना। ये काफी ओवर रीच है, जिससे उसका दोस्त सोचता है कि ये पागल लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है। हमारा लड़का बस हंस देता है, उसे बस उसकी बात माननी होती है, जो वो करता है ताकि नई कहानी बना सके। सबको लगता है वो सच बोल रहा है, जबकि कॉलिन खुद रोने जैसा एक्टिंग करता है कि वो एक फॉर्मर नोबल था जो रास्ता भटक गया और स्लेवरी में पहुंच गया। उसका इमोशनल स्पीच इतना असर करता है कि जो लोग उस पर शक कर रहे थे वो भी उस पर तरस खाने लगते हैं, जबकि वो कसम खाता है कि वो अपना सब कुछ वापस लेगा। बाकी सब तो बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त अब भी मानता है कि इतनी सिंपल लाई कैप्टन ग्लेन को बेवकूफ नहीं बना सकती। ब्रो की एक्सपेक्टेशंस अगले ही मोमेंट में पूरी तरह टूट जाती हैं, क्योंकि ओल्ड गाइजर भी उस कहानी पर यकीन कर लेता है और सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए मान जाता है। कॉलिन पूरी तरह चिल रहता है कैप्टन के साथ, जो बस उससे कहता है कि मैडम या यंग मास्टर के सामने अपनी पावर्स छुपा कर रखे। इसके अलावा वह ये भी बताता है कि मार्किस कॉलिन से मिलना चाहता है। इसी के साथ सीन खत्म होता है, जहां हमारा गाय उससे मिलने के लिए निकल जाता है। ग्लेन दूर से देखता रहता है और कॉलिन की कवर स्टोरी में बताए गए उस सो कॉल्ड एल सिटी के बारे में सोचता है। रास्ते में होम बॉय अभी भी हैरान है कि वो कहानी उनके फेवर में इतनी स्मूथली कैसे काम कर गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे ये समझ नहीं आता कि कॉलिन ने आखिर ए सिटी ही क्यों चुना। हमारा बॉय जवाब देता है कि वो सिटी एक मेल्टिंग पॉट है जो टेरिटोरी से काफी दूर है और वहां इन्वेस्टिगेशन करना भी मुश्किल है। ये पूरा फॉर्मर नोबल वाला एंगल एक्चुअली उसके लिए फायदेमंद है, जिससे वो बाद में लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा डूड ब्रो एक और चीज पूछना चाहता है। हाथ को हुक की तरह बनाकर वो पूछता है कि क्या कॉलिन को 3 पैरों वाले क्रो के बारे में पता है, या वो भी कोई टेक्निक थी जो उसने लोगों को मिसलीड करने के लिए उसी वक्त बना ली। दरअसल जब उसने डाकू की जान बचाई थी, तब कॉलिन ने उस मोटे मॉन्स्टर का सिर एक ही वार में काट दिया था और उसे कहा था कि ये मैसेज खुद अपनी सिस्टर तक पहुंचाए। इसके बाद वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी खत्म करने लगा, लेकिन बॉस तक पहुंचने से पहले ही उसकी सोर्ड उस भारी वेपराइजिंग मैजिक के असर से रुक गई। कॉलिन शॉक में फ्रीज हो गया, जबकि मॉन्स्टर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो उसे हराने का सोच भी कैसे सकता है। तभी डाकू रेस्क्यू के लिए आता है, जो सही मौका पाकर अचानक अटैक करता है और मॉन्स्टर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देता। आखिर में दोनों मिलकर एक डिसाइसिव डबल अटैक से उस बीस्ट को मार गिराते हैं और फिर उसे टुकड़ों में काट देते हैं, जैसे सुशी प्लेट पर सर्व करना हो। इसके बाद डाकू काफी गुस्से में आ जाता है और हमारे बॉय को गालियां देता है, ये कहते हुए कि उसने उसकी विल को मजाक समझ लिया। खैर, वो ज्यादा देर आर्ग्यू नहीं कर पाए, क्योंकि तुरंत ही उन पर और भी फैट अगली ऑर्क डीमंस टूट पड़ते हैं। डाकू एक को काट गिराता है और कॉलिन पर चिल्लाता है कि उसने ऐसा बेवकूफी भरा स्टंट किया जिससे हॉस्टेज की जान जा सकती थी।
हमारा बॉय जवाब देता है कि हॉस्टेज को काटने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मॉन्स्टर्स उसे वैसे भी जाने नहीं देते। डाकू शिकायत करता है कि कॉलिन पहले कोई सिग्नल दे सकता था, लेकिन हमारा बॉय उसका मजाक उड़ाता है कि स्ट्रैटेजी रिवील करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। उनकी ये प्लेफुल टॉन्टिंग चलती रहती है और बाकी लोग कंफ्यूजन में देखते रहते हैं। आखिर में लड़ाई उन्हीं दो लोगों के बीच रह जाती है जो एक ही साइड पर थे। डाकू फिर अपना स्पेशल 3 लेगेड क्रो वाला साइन बनाता है, जो उसे शायद बहुत कूल लगता है। उसने ये रोवन नाम के किसी आदमी से सीखा था, जो एलाइज के बीच कोऑपरेशन दिखाने का जेस्चर है। हमारा बॉय उसे बनाने में स्ट्रगल करता है और साथ ही डाकू का मजाक उड़ाता है कि वो फिर से इडियट की तरह कैप्चर होने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में कॉलिन बताता है कि उसे ये साइन पहले से पता था, एक पुराने दोस्त की वजह से जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। ये सुनकर डाकू थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में कंपनी में ऐसा कोई था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और दोनों को आखिरकार मार्किस के सामने बुलाया जाता है। रूलर काफी अच्छे मूड में है और कॉलिन से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। हमारा बॉय खुशी से जवाब देता है कि अब वो बिल्कुल चिल है। मार्किस डाकू को भी ग्रीट करता है, जो अपने मास्टर को पूरा रिस्पेक्ट देता है। फिर असली बात शुरू होती है, क्योंकि मार्किस ने उन्हें किसी वजह से बुलाया था, हंटिंग ग्राउंड्स वाले इंसिडेंट के बारे में। वही इंसिडेंट जिस पर वो उस दिन लड़ रहे थे। बिना परमिशन के ग्राउंड्स का इस्तेमाल करना एक टेरेबल आइडिया था। मार्की खुद बताता है कि उसका ग्लेन के साथ काफी समय से कनेक्शन रहा है। साथ मिलकर वो कई बार मौत का सामना कर चुके हैं, उसके बिल्कुल करीब जाकर भी बचते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी वजह से अपनी पोजीशन में होने के बावजूद मार्की उन्हें खोने से डरता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन दो यंग मैन का गहरा सम्मान करता है। डाकू भी जोड़ता है कि आखिर में अपने ज्यादा साथियों को न बचा पाने का रिग्रेट उन्हें है, जो उनकी अपनी फेलियर थी। लेकिन मार्किस उन्हें इस ब्लेम से मुक्त कर देता है, ये कहते हुए कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती उसकी थी कि वह मॉन्स्टर रेड को पहले एंटिसिपेट नहीं कर पाया। कॉलिन और उसका होम बॉय एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखते हैं, जबकि मार्किस जोड़ता है कि उन्होंने शायद कैप्टन ग्लेन से रॉयल नाइट्स की स्थिति के बारे में सुना होगा। अब जब वो उसके सामने खड़े हैं, वह कॉलिन से एक बार फिर जवाब चाहता है और जैसे तय था, यह आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस ऑफर को ठुकरा देता है। फिर मार्क्वी अपना ध्यान डाकू पर करता है और वही सवाल पूछता है जिससे वह लड़का चौंक जाता है, क्योंकि उसे पर्सनल ऑफर दिया गया है रॉयल गार्ड बनने का। डर और घबराहट में हिलते हुए ब्रो कहता है कि वह इतना इनएक्सपीरियंस्ड है कि गार्ड की पोजीशन भी उसके लायक नहीं। रॉयल गार्ड तो बहुत दूर की बात है। उसकी मदद के लिए कॉलिन उसे कहता है कि वह अपने दिल की बात कहे। इस पर ध्यान देते हुए वह अपने इमोशंस को समेटता है और जोश के साथ रॉयल गार्ड बनने की अपनी इच्छा चिल्लाकर बताता है। फैसला अब साफ है, लेकिन मार्की कॉलिन को भी उसकी पसंद का रिवॉर्ड देना चाहता है। इतनी फ्रीडम मिलने पर वह एक गंभीर बात कहता है, एरिका को आजाद करने की इच्छा, जो डाकू की सिस्टर है और फिलहाल विलियम्स फैमिली की सर्वेंट है। उसका यह चुनाव खुद डाकू को भी चौंका देता है, जिसने इस अनएक्सपेक्टेड टर्न की उम्मीद नहीं की थी। कॉलिन अपने रिक्वेस्ट पर अडिग रहता है, बताते हुए कि दोनों भाई बहन हॉल फैमिली तक साथ थे, लेकिन उसकी बॉडी को बहुत कमजोर माना गया, जबकि डाकू हमेशा चाहता था कि वह उसके साथ ही रहे। मार्की फिर से पूछता है कि क्या यही उसकी सच्ची इच्छा है। कॉलिन मानता है कि उसका डाकू के साथ ब्रदरली बॉन्ड है और वह बिना शक उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसी वजह से वह उसे ऐसे मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वह लड़का बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, उसने कभी इतनी हाई प्रेज की उम्मीद नहीं की थी। हमारा बॉय इंसिस्ट करता है कि डाकू की सिस्टर को उससे मिलाया जाए। ऐसा बॉन्ड, कॉमरेड्स के बीच का भाईचारा मार्किस को उसके अपने साथियों की याद दिलाता है। लेकिन क्योंकि यह मामला विलियम्स फैमिली से जुड़ा है, यह आसान या जल्दी नहीं होगा। तुरंत ही मार्किस डाकू को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर से कॉलिन के बारे में सोचने लगता है। अब जब हमारा बॉय मार्किस के साथ अकेला है, वह एक और टॉपिक उठाता है, उसे उस दिन की याद दिलाते हुए जब उसने थ्रेस को फाइट के लिए चैलेंज किया था। उसी समय मार्किस समझ गया था कि वह कोई ऑर्डिनरी स्लेव नहीं है, और उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब कॉलिन ने मैजिकल स्ट्राइक को सरवाइव किया और फिर बिना किसी नुकसान के फाइट जीत ली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने बार बार वही पावर दिखाई। मार्की को उसके कैप्टन ग्लेन के सामने बनाए गए कवर स्टोरी के बारे में भी पता है, जहां उसने नोबिलिटी रिक्लेम करने की बात की थी। दिलचस्प बात यह है कि कॉलिन मार्किस को उसके नाम से पुकारता है और अपनी मैजिक पावर्स की हल्की झलक दिखाता है, ये बताते हुए कि वह कोई महान व्यक्ति नहीं है, बल्कि बस एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसकी मैजिक के साथ थोड़ी एफिनिटी है। अब क्योंकि सामने खड़ा आदमी खुद मार्किस है, एक ग्रैंड मास्टर आर्चमेज उसे एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति ही मानेगा। लेकिन वही ग्रैंड मास्टर आर्चमेज इस बात से हैरान है कि एक सामान्य इंसान मैजिक को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। एक बार फिर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह आदमी असल में कौन है। कॉलिन जोर देकर कहता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वह है जो अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे महान मार्किस। वही आदमी ब्लड लाइन से ज्यादा पावर का सम्मान करता है।
कोलिन बस इस बात से खुश है कि उसे एक्नॉलेजमेंट मिला है और उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह मरीज के लिए काम करता रहे ताकि वह ब्लड लाइन सुप्रेमेसी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह खत्म कर सके। आसान शब्दों में कहें तो यह आदमी खुद एक पावरफुल ग्रेट लॉर्ड बनना चाहता है, ठीक उसकी तरह, और अंत में उससे भी आगे निकलने की डेयरिंग एम्बिशन रखता है। कोलिन मानता है कि मार्की ने उसकी जान 2 बार बचाई थी, इसी वजह से वह सिलेक्शन एग्जाम में अपनी असली ताकत दिखाना चाहता है। उसके बाद रूलर खुद तय कर सकता है कि उसे अपने गोल्स के लिए एक वेपन की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। यह आइडिया सुनने में एंटरटेनिंग है, लेकिन यह सच में मरिस को जोर से हंसने पर मजबूर कर देता है। ब्रो यहाँ सच में इम्प्रेस्ड है और कोलिन से बड़ी उम्मीदें रखता है, इसलिए उसकी लीव कंफर्म कर देता है। जाने से पहले वह एक आखिरी बात पूछता है और रोवन के बारे में उसकी राय जानना चाहता है। कोलिन अनजान बनने का नाटक करता है, जैसे वह इस नाम को जानता ही नहीं, इसलिए मार्किस बिना कुछ और समझाए उसे जाने के लिए कह देता है। उसे जाते हुए देखते हुए डारियस हॉल खुद हैरान होता है कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। वह अपने बटलर कॉर्नेल को बुलाता है, जो शैडोज में छिपकर कैजुअली ऑरोरा फायरआर्मिंग कर रहा था। वही स्टीवर्ड अब क्यूरियस है कि लड़का ऑर्डिनरी है या जीनियस। जिस तरह उसने कोलिन को जज किया, उसे लगता है कि वह रोवन के बारे में नहीं जानता, जिसका मतलब यह भी है कि वह एल सिटी से नहीं है जैसा उसने बताया था, यानी यह एक झूठ है। इसलिए बटलर उस पर भरोसा नहीं करता और मानता है कि यह कोई स्कीम हो सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है और ऐसा भी लगता है कि मार्कस की अपनी पत्नी ने ही उसे पहले धोखा दिया था। इसके अलावा बटलर उसे एक नोट देता है जिसमें बताया गया है कि उसे स्पिरिट कैट से इन्फॉर्मेशन मिली है। डेरियस इंट्रीग्ड हो जाता है और सोचता है कि उन्हें कैसी जानकारी मिली होगी। अगले सीन में हमारा लड़का घर वापस आता है और उन शाइनी चीजों को देख रहा है जो उसने जुटाई हैं, जिनमें मटेरियल्स, कॉइन्स और पोशंस शामिल हैं। ये सब कोलिन के वॉर स्पॉइल्स को एफिशिएंट सप्लाईज में ट्रेड करने की वजह से पॉसिबल हुआ है, और इस बार जो सामान उसने पाया है उससे उसकी ताकत काफी बढ़ने वाली है। उसी समय रोवन का नाम उसे परेशान करता है और वह सोचने लगता है कि यह आदमी आखिर है कौन। उसने यह नाम सिर्फ तब सुना था जब डाकू ने अपनी पिछली जिंदगी में इसका जिक्र किया था। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं है। मार्की ने जिस तरह यह नाम लिया, उससे लगा जैसे कोलिन को उसे जानना चाहिए था। फिर भी वह उस छोटे बीड को अपने ट्यूब में डाल देता है, यह सोचकर कि बाद में डाकू से पूछेगा। इसके बाद वह सब कुछ मिलाकर एक पोशन बनाता है और उसे पी जाता है। इस लिक्विड को पीने के बाद कोलिन सबसे पहले मैजिक बुक खोलने का चांट करता है। ये स्पेशल आर्टिफैक्ट उसके सामने ढेर सारे पेजेस फैला देता है और वह इस प्रोसेस के दौरान और वाइल्स कंज्यूम करता रहता है, एक और को पाइल में डालते हुए। एक नया एक्सपेरिमेंट करते हुए कोलिन अपनी एनर्जी पर फोकस करता है और अब्जॉर्ब का चांट करता है, जिससे तुरंत उसके मसल्स प्रेशर से टेंस हो जाते हैं। सिस्टम कंफर्म करता है कि माना अब्जॉर्ब हो गया है और उसकी मैना कैपेसिटी 1 पॉइंट बढ़ गई है। और सच में ये सिस्टम इस पॉइंट पर सोलो लेवलिंग वाले सिस्टम का बिल्कुल उल्टा लगता है। कोलिन सोचता है कि फ्लेम मॉन्स्टर कोर्स को जेड सॉवरेन ग्रास के साथ मिलाने से उसकी माना कैपेसिटी बढ़ सकती है। कम से कम यही जानकारी उसे बुक में मिली थी, लेकिन ऐसा पोशन भी उसे ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स ही दे सकता है, जबकि कुछ तो 1 भी नहीं देते। फिर भी कोलिन को डर है कि अगर उसका माना खत्म हो गया तो वह फिर से कंट्रोल खो देगा, इसलिए वह पहले मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहता है। साथ ही वह यह मानने से खुद को रोक नहीं पाता कि यह सब कितना डिस्गस्टिंग टेस्ट करता है। उसे पहले ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और इन्हें एक एक करके पीना बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। प्रो को डर है कि कहीं वह इम्प्रूव होने से पहले डायरिया से ही न मर जाए, इसलिए वह सोचता है कि क्या कोई आसान तरीका है। तभी अपनी माना कैपेसिटी को देखते हुए उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें एक पावरफुल मॉन्स्टर कोर डिटेक्ट होता है। असल में इस कोर को एक मैजिक आर्टिफैक्ट में बदला जा सकता है जो उसकी मदद करेगा। यह आइडिया इंटरेस्टिंग है। वह ब्लू कोर उठाता है और आगे इन्वेस्टिगेट करता है। सिस्टम स्क्रीन पर टैप करके वह सेटिंग कॉन्फ़िगर करता है और मेडिटेशन के जरिए गोल्डन ऑरा में मॉन्स्टर का एवटार कास्ट करता है। मैजिक बुक के निर्देश के अनुसार वह अपनी ताकत को माना कोर में चैनल करता है और अपने दिमाग में आर्टिफैक्ट की इमेज बनाता है। वह सोचता है कि उसे क्या क्राफ्ट करना चाहिए। जल्दी से फैसला लेकर वह क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में दबाता है और ब्लू कोर के साथ मैजिक आर्टिफैक्ट मटेरियलाइज करता है। क्राफ्टिंग प्रोसेस काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और अंत में गोल्डन शिमर्स फेड हो जाते हैं। सिस्टम कंफर्म करता है कि आर्टिफैक्ट सक्सेसफुली बन गया है, जो उसकी लेफ्ट आर्म पर एक ब्रेसलेट है। यह एज्योर ब्रेसलेट है जिसमें स्पेशल इफेक्ट है यूजर को वाइल्ड इंट्यूशन देना। साथ ही इसमें एक ब्लेसिंग भी है जो इसे पहनने पर उसकी माना कैपेसिटी 1 पॉइंट बढ़ा देती है। इसे टेस्ट करने के लिए वह एक और बॉटल पीता है
और इस बार उसकी कैपेसिटी 2 पॉइंट्स बढ़ जाती है। यानी अब जो ऑर्डिनरी पोशंस उसे 1 पॉइंट देते थे, वह भी इस ब्रेसलेट की वजह से 2 पॉइंट्स देने लगे हैं। यह एक इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इसकी मेन एबिलिटी वाइल्ड इंट्यूशन को लेकर है। तभी उसकी सेंसेस अचानक शार्पन हो जाती हैं और वह दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ महसूस करता है। कोलिन 2 लोगों को सेंस कर सकता है। वे दोनों मेड्स हैं, लेकिन ब्रो इतना चौंक जाता है कि जोर से चिल्ला पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एक्सरे विजन मिल गई हो, या सही कहें तो लाइफ फोर्स विजन। गार्ड्स को देखते समय भी उसे दुनिया अलग कलर ग्रेडियंट में दिखाई देती है। इसके बाद वह मार्कस और कैटरीना को भी चेक करता है, जहां उनकी फ्लेम्स उनके मैना को दिखाती हैं। इन सब के बीच कोलिन को एक हल्की लेकिन साफ आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि वह बेचैनी से भूखी है।